अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है? अच्छा, वैसे ज़िंदगी जब तक अच्छी गुजरती रहती है, जब तक हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा मामला ना हो जाए जिस पे हमारी रूह या हमारा अपना आप हमें झंझोड़ता हुआ महसूस हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें हमें महसूस हो कि जी ये अगर सिचुएशन हमारे साथ हो गई तो क्या होगा। आज के प्रोग्राम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो बहुत ज़रूरी भी हैं आपसे डिस्कस करना। शुरुआत में तो आपको पता है कि लाइटर नोट से हम शुरू करते हैं, मैं सवाल भी आपको दूंगी एंड वील टॉक अबाउट द रेसिपी ऑल्सो। लेकिन आज के प्रोग्राम में दो अहम चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक तो ये कि कुछ मेडिसिन के बारे में हम ये सुनते रहे जिसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स खुसूसी तौर पर शॉर्ट हो गई हैं। वैक्सीनेशंस के बारे में जिनके नौमौलूद बच्चे हैं ख़ास तौर पे, वो इस चीज़ को बहुत फेस कर रहे हैं, वैक्सीनेशन सही से अवेलेबल नहीं है। इस तरह के और भी कुछ मामलात हैं, तो हमने सोचा कि इस पे एक डिस्कशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें पता चले कि प्रॉब्लम है कहाँ, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसका सलूशन क्या है। क्योंकि एक दूसरे से जब बात कर रहे होते हैं, या वो लोग जो खुदा न खास्ता बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, किसी वजह से तबीयत ज़्यादा नासाज है, उनके घर वाले जो हैं उनके हाथ पांव बहुत फूल जाते हैं कि भाई अब क्या होगा, अब तो ये इस चीज़ की शॉर्टेज हो गई, इस चीज़ की शॉर्टेज हो गई। तो आज हम अपने प्रोग्राम में लेटर स्टेजेस में हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट मेहमान मौजूद होंगे जो इस हवाले से मुझे और आपको आगाह करेंगे। साथ ही इन द सेकेंड आवर लाहौर में होने वाले केसेस, बढ़ते हुए किडनैपिंग के केसेस, बच्चों के गायब होने के केसेस। अब वो किडनैप हो रहे हैं, घर से भाग रहे हैं, कोई और उनका रीज़न है, क्या वजह है, कहाँ जा रहे हैं ये बच्चे, किस काम में यूटिलाइज हो रहे हैं, क्या किसी किस्म की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, क्या किसी किस्म का कोई और नाजायज़ काम हो रहा है, कोई ऐसी बात है। क्योंकि एक महीने में जब 700 से ऊपर बच्चे, टोल है ये, 700 से ऊपर बच्चे गायब हो जाएंगे एक ही शहर से, तो वहाँ पे वालिदैन, वहाँ के लोग कितना अपने आप को सिक्योर्ड फील करेंगे। उनको वजह जानने का, बल्कि ना सिर्फ उनको वजह जानने का दिल चाहेगा, पंजाब में ही हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, तो हमारा भी, अब हम भी बड़े परेशान हुए हैं जब भी ये खबर चलती है कि एक और बच्चा गायब हो गया। ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, हो क्या रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे 10 से 11 वाले अपने सेशन में। उस वक्त आपने हमारे साथ देना है। अगर आप समझते हैं कि कोई आपका इस हवाले से इनपुट है, यू आर मोर देन वेलकम, आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। इस वक्त मैं आपको लेकर जा रही हूँ शेफ़ इकबाल की जानिब किचन में। आइए। किचन में एक तो शेफ़ इकबाल है, ये सवाल का जवाब था। जो सवाल आपने देखा स्क्रीन में, किचन में क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, परफेक्ट। आप बताएंगे? मैं ठीक ठाक हूँ। और आपको किसी अच्छी सी लाइन या अच्छे से शेर से हम आगाज़ करें? हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपकी अपनी माशाल्लाह इतनी कोई ग्रेट एनर्जी, इतनी पॉजिटिव, मतलब अच्छा ओके, मतलब लाइक माहौल हो चुका है। थैंक यू सो मच एंड लुकिंग ग्रेट। और सिर्फ ये कहूंगा, जो बच्चों की आपने बात कही तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ना सिर्फ पंजाब लाहौर बल्कि हम सब बहुत परेशान है। सिर्फ इतना कहूंगा जनाब कि हवा की बेटी को शादबाद दो, हवा की बेटी को शादबाद दो, बच्चों को खुशियां बख्श दो, और बाकी ये भी होप अल्लाह करे कि तमाम इस अल्लाह करे, आमीन। और ये है कि पहले तो हम सिर्फ बच्चियों के बारे में सोचते थे, एक ज़माना ये होता था कि सिर्फ छोटी बच्चियों के बारे में सोचा जाता था, या उनको उनके टाइमिंग्स के हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। अब तो छोटा बच्चा, बच्ची हो, कोई भी सेफ नहीं है, और ये फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये बड़ी ही अजीब फीलिंग है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन ये हमारा बाद का सब्जेक्ट है। इस वक्त एक और सवाल है जो मैं आपसे करने जा रही हूँ, आपसे और सबसे। अगर आपके पास रक्षा होता और आपके पास ये चॉइस होती कि आप उसके पीछे कुछ लिखवा सकें, तो आप अपने रक्षे के पीछे क्या लिखवाते? ये एक सवाल है भाई, सवाल है, सोचें सोचें। अगर आपके पास रक्षा होता, चाहे कोई भी हमारी दोस्त हमें देख रही हैं, कोई भी मर्द हजरात देख रहे हैं, आपके पास रक्षा होता या है, और आपका दिल चाहे या आपको कहा जाए कि भाई इसके पीछे जरूर कुछ लिखवाना है, तो आप क्या लिखवाते या लिखवाती? वो लाइन आपने हमें बतानी है और उसका मकसद हमें बताना है। 0213 222 7022 and 0213 222 7055 is the number, okay? इस पे आपने कॉल करनी है और हमसे अपने व्यूज शेयर करने हैं। और यहाँ जो है आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है और शेफ़ इकबाल बना रहे हैं, बिल्कुल फाइनली बना रहे हैं चिकन यखनी पुलाव, जो काफी मजे का। और जुम्मे वाले दिन उस वक्त वैसे काफी फैमिलीज में बिरयानी पुलाव ये बनाई जाती है। ये उस वक्त से बनाई जाती है
जब जुम्मे की छुट्टी हुआ करती थी। हाँ सही बात, सही बात। तो छुट्टी तो बदल गई, इतवार की हो गई, लेकिन ये आदत नहीं मेन्यू नहीं बदला। मेन्यू नहीं बदला। और मेरे ख्याल में वो जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि एक सेशन होता है घर वालों का साथ बैठ के खाना खाने का, तो इस वजह से। अच्छा, इस पुलाव में क्या खासियत है भाई? खास बात ये कि शेफ इकबाल बना रहे हैं। हाँ, मेरे ध्यान में यही आ रहा था, पता है, एग्जैक्टली आपने यही जवाब दिया। आई थिंक हर आप खुद सब खास हैं, बहुत आप खास हैं। ओहो। अच्छा, इसके कुछ ट्रिक्स हैं जो अपनी जगह ये भी बहुत खास जी। है। अच्छा, पहले इसमें अनियन प्याज को स्लाइस करके शामिल किया, हल्का सा ब्राउन करना है। पुलाव यखनी बहुत मजे का बनता है। ट्रिक ये होती है कि नुसरत राइस के लिए इसको ठीक से टैकल करना। चावल को अगर सही से ना संभाला जाए तो ये आपकी डिश हाथ से निकल सकती है। हाँ, खराब हो जाती है। बाद में रक्षा भी निकल जाता है। हाँ। कोशिश के बावजूद नहीं रुकता। तो हमारे पास पहली कॉलर हैं, वो क्या कहती हैं इस बारे में उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, सुबह बखैर, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ सरबत, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ से। आपने आज अपना ड्रेस नहीं बताया, आपका अपना है कौन सा लाइन वालों का है? ड्रेस? हाँ ड्रेस ये मेरा आज अपना है। हाँ, मुझे तो अपने से मुराद ये होती है कि जो मैंने कहीं से भी खरीदा है। पता चला प्रेगनेंट हो गई है। अच्छा, वो रिक्शा के पीछे मैं लिखवाती नहीं नुसरत के माँ की दुआ जन्नत की हवा नसीब अपना अपना। हाँ, ये लिखवाती हैं आप? अच्छा, चले, ये तो वही नॉर्मल हो है ना, माँ की दुआ जन्नत की हवा नसीब अपना अपना। ठीक है, कोई अलग सी चीज जहन में नहीं आती कि किसी को कोई दिल जली बात लिखवा देती वहाँ पे कि लोग पढ़ें और उन तक वो मैसेज चला जाए, या कोई हिकमत वाली बात? फिर ये हो सकता है कि महबूब की मेहंदी। महबूब की मेहंदी? ओहो, वो तो ज्यादा रुलाती है। हाँ, मेहंदी ये खुश कराती है, लेकिन महबूब की मेहंदी ज्यादा रुलाती है। चले खैर, इसमें बहुत वियर्ड सेंटेंसेस हमारे जहन में आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सरबत, आपने कॉल किया। और यहाँ पर जो यखनी पुलाव आज बन रहा है उसकी रेसिपी शेफ इकबाल आपसे शेयर करें। और इनकी खासियत यह है कि ये अपने आधे घंटे के टाइम में अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ। अच्छा जनाब, ये प्याज अदरक लहसुन और ब्राउन, और रक्शे में भी देखें, अक्सर लोग वैसे मुल्क बाहर तो अलाउ नहीं होता खाने के, लेकिन यहाँ रक्शे में भी आप पुलाव खा सकते हैं चाहें तो। अच्छा, हाँ बिल्कुल। वैसे बाहर खाया है किसी ने रक्शे में? वैसे और चीजें खाई होंगी। हाँ, बन कबाब खाया होगा। हाँ, क्या बात। पहले बड़ा कॉमन था कि जब हम शॉपिंग सेंटर्स इस तरह के नहीं हुआ करते थे, ये तो अब बहुत सारे मॉल्स वगैरह आ गए ना। अगर बचपन की बात करें तो उस वक्त इतने मॉल्स नहीं थे, इतनी वो नहीं थी। आम मार्केट्स बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी और वहाँ पर ये बन कबाब, चाट, लस्सी और इस तरह की चीज़ें मिलती थी। और उसमें से कभी आपको जल्दी होती थी तो वो आप पैक करा लेते थे और रास्ते में खाते हुए जाते थे। वी हैव अनदर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन से मेरी आवाज़ आप लोगों ने अगर सुनी तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी। हेलो जी अफजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपके पास रक्षा होता और उसके पीछे कुछ लिखवाना होता तो क्या लिखवाते? तो मैं लिखवाता उसके पीछे कि न गैस है, न बिजली है, न पानी। न गैस है, न बिजली है, न पानी। अच्छा, हाँ, ये जरा सोच। आप तो फिर भी हमारे साथी हैं। हाँ, नहीं साथी तो ये है, मगर इन्होंने एक अच्छी बात की कि कुछ लिखवाते तो ये लिखवाते ना, दिल की मार्केटिंग करते हैं ना ये रक्षों में। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और जो जिसके दिल में आता वो लिखवाता, सही बात। लेकिन उसका फिर कोई हल भी हो, मैं तो कहती हूँ। हमारे साथ शाजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम नुसरत, बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं। और शेफ इकबाल को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बना रहे हैं चिकन यखनी पुलाव की, दैट्स रियली ग्रेट। शेफ इकबाल, मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगी कि आप जहाँ भी थे ना उससे अच्छे यहाँ लग रहे हैं। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत आपका निकल कर काम आ रहा है। तो क्रेडिट गोज टू आज टीवी एंड आज टीम। थैंक यू नुसरत जी को सलाम। नहीं टीम को मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैं जो है ना, मतलब पेट्रियोटिज्म में मैं बात करूंगी। मैं एक चीज लिख पाऊंगी कि हाथ से हाथ मिलाओ, आओ पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ। क्या बात है, वेरी नाइस। मैं उस रक्षा अगर मैं चलाऊंगी ना तो उसमें बोलूंगी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आ जाए मेरे रक्षे में, मैं उनको फ्री पढ़ाऊंगी। गुड शाजिया, बड़ी क्रिएटिव हैं आप कुछ ना कुछ जरूर करें अपनी जिंदगी में। आप बड़ी क्रिएटिव हैं, आपके पास बड़े आइडियाज हैं। हाँ जी जरूर जरूर, मैं ये करती रहती हूँ और पढ़ाती रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसे लोगों को पढ़ाऊँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है शाजिया, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है। ब्रेक के बाद आपको शेफ इकबाल बताएंगे कि इन्होंने चिकन तो शामिल कर दिया आपके सामने प्याज में, और अदरक लहसुन के बाद इन्होंने चिकन शामिल कर दिया ऑयल में, और इसके बाद क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे इस ब्रेक के बाद।
बैक और किचन में हमारे पुलाव बन रहा है। Yes. और पुलाव में अभी इन्होंने एक पाउडर शामिल कर दिया, दम फूक वाला है। कौन सा वाला? दम फूक वाला, पता नहीं किसके लिए पढ़ के शामिल किया आपने, बताएं। नहीं, हमने बहुत मोहब्बत से शामिल किया चिकन पाउडर। चिकन पाउडर शामिल किया। पाउडर जब चिकन इसके अंदर है तो चिकन पाउडर डालने की क्या जरूरत है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके टेस्ट को थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए MSG लोग डालते हैं, लाइक चाइनीज सॉल्ट भी आजकल तो ढाबे की बिरयानी, समोसा, हर चीज में ही होता है, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट एनहेंस करता नहीं। वाकई ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ये सब में डलता है, इन सब में भी हर कोई डालता है, उससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ओके, टेस्ट एनहेंसर होता है। कुछ डॉक्टर्स वैसे कुछ लोगों ने तो चाइनीज में घरों में डालना भी खत्म कर दिया है, वैसे कर दिया, लेकिन अगर बाहर देखा जाए तो हर जगह यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। हमारे साथ कॉलर भी है और कॉलर ने हमें ये बताना है कि आप रक्षे के पीछे, अगर आपके पास रक्षा हो तो उसके पीछे आप क्या लिखवाएंगी। और हमारे साथ नादिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत से। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और रक्षे के पीछे आपको मौका मिले अपने रक्षे के पीछे, तो क्या लिखवाएंगी? देखिए, मैं आपका प्रोग्राम रोजाना देखती हूँ, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। आप बहुत अच्छे टॉपिक चूज करती है। तो आज का सवाल क्या है कि अगर मेरे पास रक्षा होता तो आप उसके पीछे क्या लिखवाती? तो देखिए, मेरे ख्याल में सफर शुरू करने से पहले तो सफर की दुआ पढ़नी बहुत जरूरी है। गुड, वेरी नाइस। हाँ, और अगर मेरे पास रक्षा होता तो मैं उसके पीछे रखती सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिल्कुल बिल्कुल, ये सफर की दुआ है। ये सबके गाड़ियों में वैसे तो उन्होंने कहीं ना कहीं लगाई भी होती है, लेकिन ये याद भी रहनी चाहिए और ये बच्चों को भी जरूर सिखाएं। सही बात। हाँ, हर किसी ने मुख्तलिफ किस्म के, किसी ने अशार लिखे होते हैं, किसी ने क्या लिखा होता है। नहीं, बड़ा अच्छी बात है। और अगर आप ये पीछे लिखवाती हैं और हो सकता है कि जितने और लोग इसे देखते हैं उनको याद आ जाता है और वो पढ़ते तो आपको भी सवाब मिलता है। अगर देखें, सफर में होते हैं सब आगे पीछे गाड़ियाँ, और अगर कोई ये पढ़ ले तो जिसने दुआ ना पढ़ी हो तो मुझे भी सवाब मिलेगा। वो बिल्कुल बिल्कुल सवाब मिलता है। बिल्कुल, क्या बात है आपकी, बहुत जी। मैंने कहा फैंटास्टिक जवाब है। हाँ हाँ, फैंटास्टिक भाई, क्या बात है, क्या बात है। और जो पुलाव आप बनाती है पेशावर में पुलाव? जी, पुलाव बनता है पेशावर में? पेशावर में क्या होता है? पुलाव बनता है, पुलाव। हाँ, क्यों नहीं बनता पुलाव? हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे पुलाव बनते हैं। में दुम्बे में है ना? हाँ, दुम्बे भी बनते हैं। पेशावर में पुलाव, काबली पुलाव। क्या बात है। आप कभी आए, मैं आपको खिलाऊं। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। पेशावर भी हम रक्षे में ही आएंगे। रक्षे में? बस अल्लाह खैर करे। ये कहाँ से लाई टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। बस ये आ गया किसी के जहन में, अब पता नहीं किसी के पास रक्षा है तो उसके जहन में आया है, या वो कोई लिखवाना चाहता है तो उसके जहन में आया है। अच्छा, अब आप इसमें क्या शामिल कर रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर हमने गरम, इसके चिकन के बाद गरम मसाला, साबुत गरम मसाला। अच्छा, मैंने ये देखा मुल्क से बाहर जो ये इंडियन होते हैं ना, ये सॉस चटनियाँ ये बहुत अच्छी बनाते हैं। ये क्या करते हैं कि हम गरम मसाले को बाद में डालते हैं, हल्का सा इसकी बुनाई करते हैं। इंडियन, ये श्रीलंकन इसी तरह बनाते हैं। इसका भी अपना एक मजा होता है। ठीक है, तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग की खुशबू कितनी प्यारी है ना? बहुत ही आ रही है, इसलिए मैं पीछे होती जा रही हूँ। और हल्की सी सौंफ शामिल करनी है, पान वाली। जो पुलाव की जान है जनाब। सफेद जीरा, बहुत मिर्चें ये लोग भूल जाते हैं वैसे डालना। यस, सौंफ डालना भूल जाते हैं, मैंने देखा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। और टमाटर को आपने रफ स्लाइस कट कर लीजिए। ठीक है, 2.5 मजीद। ठीक है, इसे भी ऐड करते हैं इसी के अंदर। ओके, ठीक है, टमाटर ऐड करते हैं, साथ दही, फ्रेश योगर्ट। दही भी डालेंगे? यस, दही से बहुत मजे का बनता है। ठीक है, ठीक है, लगभग आपने कोई 3 टेबलस्पून शामिल करना। ठीक है, ये चीजें शामिल करने के बाद करते हैं अच्छी तरह से भुनाई। देखिए आप, बहुत मजे की खुशबू है जनाब। ये बहुत मजे की बनने वाला है। ये बिल्कुल सादा पुलाव नहीं है, ये थोड़ा सा आपको टेम्प्ट करने के लिए इन्होंने जो और चीजें डाली है ना, उससे जायका भी एनहांस होगा और मजा भी आएगा जब आप पुलाव खाएंगे। अच्छा, चावल की ये ट्रिक्स होती है कि इसको ठीक से, अच्छा जो अनारी लोग होते हैं वो लाइक बिरयानी भी उसमें बनाते हैं, सेला राइस में, वो टूटते नहीं है। ठीक है, इसको बासमती को थोड़ा सा टैकल करना मुश्किल है, लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा होता है भाई। वो आप वही प्रैक्टिस किया करें ना कि कितनी कनी रह गई है। हाँ, और फिर उसके बाद आप उसको जिस तरह दम पे रखते हैं
वो दम पे रखें। और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि ये एक अच्छी ट्रिक होती है कि आप अपने फ्लेम के हिसाब से डिसाइड कर लें टाइम और फ्लेम का, कि इतनी आंच पे अगर मैं 10 मिनट ये दम पे रखूंगी तो चावल कैसे हो जाएंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त सही कहा आपने। कर सकते हैं इस तरह, देखिए खुद आप। मैं तो ऐसे ही करती हूँ अगर कभी मौका, जब मौका मिलता है तो। बिल्कुल, और ये जरूरी नहीं कि जो टीवी चैनल्स पे जो शेफ बताते हैं उसी तरह अपने आइडियाज को यूज करके डिफरेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, चावल आपने भिगो के पहले रखे थे, वो आप इसमें शामिल करने वाले? बिल्कुल, चावल और नमक शामिल करते हैं। नमक परफेक्ट होना बहुत जरूरी है जनाब, अगर हल्का सा कम ज्यादा हो जाए तो पूरी मेहनत जाया जा सकती है। अच्छा, और बिरयानी जब आप बनाते हैं तो क्योंकि वो चावल बॉयल हुए होते हैं उसमें नमक का सिस्टम अलग होता है, इसमें क्योंकि चावल इसी में शामिल होने होते हैं तो नमक जरा डिफरेंट तरीके से डलता है। अच्छा, उसके बाद इसमें पानी शामिल करते हैं। कोशिश कीजिए गर्म पानी हो बेहतर है, अगर ठंडा किया तो ये इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा, टाइमिंग में ज्यादा लगेगा टाइम। ठीक है, ये देखिए, ये बात का कोई ध्यान नहीं रखता होगा मेरे ख्याल में। हाँ बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देखिए हम होटल में ये करते हैं नुसरत के, वहाँ स्टॉक हर वक्त तैयार होता है हमारे पास। अच्छा, यस, तो जैसे ही जरूरत होती है ठंडा पानी कभी शामिल नहीं करते, बल्कि स्टॉक यखनी जो होती है तैयार वो शामिल करते हैं, वो शामिल। और ये जितनी मजे की। अच्छा, एक और चीज, अगर इसको ज्यादा थोड़ा तगड़ा पानी डाल के बॉईल कर लीजिए, या आप पी भी सकते हैं, गले के लिए बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छा सूप है ये। ठीक है, देखिए अब कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बेटा मेरा ये पैगाम है कि मुझे छोटे बच्चों से बहुत प्यार है, मेरे पास ये रक्षा होता तो मैं इसके पीछे ये लिखवाता, और ये मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ जी, छोटे बच्चों से बहुत प्यार है। बहुत शुक्रिया आपका आजम साहब, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और छोटे बच्चों से बाकी हर इंसान को ही बड़ा प्यार है। छोटे बच्चे होते ही इतने मासूम, इतने पाक, इतने प्यारे हैं। लेकिन वही आप देखिए कि आज हम आगे जाके अपने शो में डिस्कस करने वाले हैं कि इन छोटे बच्चों के साथ, इन मासूम बच्चों के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। एक महीने में जब 700 से ऊपर बच्चे गायब हो जाएं एक शहर से, तो वो तो लम्हा फिक्रिया है। और वैसे भी लाहौर का, अगर मैं आपको एक पंजाब का पूरा टोल बताऊं तो मैं तो पढ़ रही थी, इसमें कोई 1715 बच्चे एक साल के वक्त में, नहीं सॉरी, ये नहीं है, 6700 बच्चे जो हैं, 6700 से ज्यादा बच्चे एक साल के अंदर किस तरह से गायब हो रहे हैं। और फिर उसमें से कुछ रिकवर भी हुए, 6600 के करीब बच्चे रिकवर भी हुए, लेकिन ये जा कहाँ रहे हैं, हो क्या रहा है इनके साथ। और फिर एक महीने में ये वाला टोल कि 700 से ऊपर बच्चे गायब हो जाएं, माँ बाप परेशान है। आज सुबह भी मैं एक खबर देख रही थी कि एक और बच्चा गायब हो गया, जब सुने एक और बच्चा गायब हो गया, ये हो क्या रहा है, मुर्गियां थोड़ी हैं, बच्चे हैं, ऐसे अचानक से कहाँ गायब हुए जा रहे हैं, क्या हो रहा है। इस पर नोटिस ले रही है, कोर्ट में भी केस जा चुका है, इस पर काफ़ी बात भी हो रही है, पुलिस भी मुतहरिक है, लेकिन ये मामला कहाँ, क्यों, कैसे पनप रहा है, इसके बारे में क्या हो रहा है, वो हम सेकंड आवर में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, और जरा देखिए उन माओं पे, उन पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी, एक बच्चा जिसके बारे में आपको पता ना हो ना अपनी औलाद के बारे में कि वो इस वक्त कहाँ है, वो सबसे टेरिबल फीलिंग होती है। अच्छा, आप अब इसमें पुलाव में क्या शामिल करने वाले हैं? मिर्चें शामिल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए बजाय पिसी हुई मिर्चों की ग्रीन चिलीज होती है ना जनाब, बहुत मजे की होती है। एक तो विटामिन सी हजम करता है, आपने भी कहा इसका अपना एक बहुत मजे का जायका, और इसका अपना एक लाइक जादू है इसके अंदर, जिस तरह शिमला मिर्च के अंदर हो तो वैसे ही। ठीक है, कोई 5-6 मिर्चें ग्रीन इसकी आपने शामिल कर लेनी है। ठीक है, ये भी इसके अंदर ही ऐड करते हैं। ओके, 2 तरीके हैं, या तो इसको अगर और ज्यादा तेज करने के लिए इसको आप 2 पीस भी कर सकते हैं, इस तरह से देखिए। हाँ, तो तेजी आ जाएगी आपके चावलों में। हाँ, तेजी आ जाएगी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज के फूड पॉइजनिंग की बिगेस्ट रीजन ये भी होती है, ये सब्जियों या फ्रूट्स को अच्छी तरह वॉश ना करना है, तो अच्छी तरह धो लेना भी बहुत जरूरी है। मैं रोजाना आपके, क्योंकि खाना बहुत मजे का होता है और वो हम रुक नहीं पाते हैं उसको खाने से, तो मैं रोजाना सब्जियों को गौर से देख रही होती हूँ कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारे जो शफीक भाई हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से। नहीं, शफीक भाई बिल्कुल कहते हैं कि मेरा जब तक मैं वॉश ना करूँ सब्जियों को मुझे सुकून नहीं मिलता, राहत नहीं मिलती उनके दिल को। अच्छा, तो इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता ना। चले, हमारे पास भी राहत ही रहे, वरना उनकी राहत में कमी ना आ जाए, ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि हमारी सेहत की राहत में कुछ हुआ तो खैर। अच्छा, इसके अंदर जैसे हल्का सा बॉइलिंग पॉइंट, बल्कि इसमें चावल पानी शामिल कर लेते हैं। अच्छा, ये बहुत अहम मरहला, इस तरह बिरयानी में दम अच्छा आना जरूरी है। जैसे इसमें नुसरत ये कि परफेक्ट क्वांटिटी हो, ठीक है, चावल और पानी की, यानी कि इतना पानी हो कि ये इसमें डूब जाए, डीप हो जाए। ठीक है, चावल देखिए अब, हाँ, ज्यादा ना हो, कम हो तो चलो वो बाद में आप मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा नहीं होना चाहिए पानी। यस यस, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा, एक और चीज, ये पुलाव बिरयानी बने साथ रायता अच्छा रखिए, रायता हो, सैलेड मजे का हो तो मजा आता है।
ठीक है ना। ये तो आप वैसे भी देखें अगर तो हमारी कढ़ाई को तो ऐसी खूबसूरत लग रही है इस वक्त, रंग बिरंगी, मजेदार। सही बात है, इसका अपना एक बहुत मजे का फ्लेवर ही देखिए आप। कुछ ही देर में इसका प्रोसेस तो स्टार्ट हो चुका है, ऐसे देखिए डीप हो चुका है। अच्छा, लेकिन मैं ये करती थी कभी कि जब टमाटर पूरे गलने के बाद चावल डालती थी, तो ये सही नहीं है? अभी आपके टमाटर गले नहीं है तो भी डाल दें तो ठीक है? आप कर सकते हैं इस तरह भी। अच्छा, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कराची पीसी में था, वहाँ क्या करते थे कि बहुत से बिरयानी में लोग कौरमा बनाते हैं। होटल में हम जो देख की जो बिरयानी बनती है ना, कितनी मजे की बनती है, उसमें हम कभी भी कौरमा नहीं बनाते थे। कच्ची चिकन, सब्जियां, दही तमाम चीजें शामिल कर ली, चावल ऐड किए, लेकिन उसको दम देते थे 40 मिनट के लिए। अच्छा, और कोई भुनाई कुछ भी नहीं? अच्छा, तमाम मसाले मिक्स किए, ठीक है, और उसको हमने दम पे रखा पूरा 40 मिनट। ओके, उसके बाद स्टीम पे जो बिरयानी बनती थी तो मैं लफ्जों में बता ही नहीं सकता कितनी मजेदार। ये अब मैं करके देखूंगी किसी वक्त, मगर कब करूंगी ये याद समझ नहीं आता, मगर करूंगी। लेकिन एक और बात ये भी इसमें पॉट का भी है ना, हो सकता है कि पतीले में उसका उस तरह दम ना आता हो जो देग में आता है। इस तरह देग की हलीम अच्छी बनती है, देग की शेप इस तरह बनी हुई होती है, बर्तनों से बहुत फर्क पड़ता है। देखें आखिरकार तो वो पकी जाएगी 40 मिनट में नहीं तो 50 में, वरना 1 घंटे में। तो अपने आप को तहम्मुल पे रख के और आप उसको बनाने की कोशिश करें। थोड़े से चावलों का पहले बनाएं, लेट्स सी कि कैसा फ्लेवर आता है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शेफ इकबाल से बात कर रही हूं। जरूर कीजिए शेफ इकबाल से बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, प्यारा सा नाम क्या आपका? जी सरफराज है सर। सरफराज जी फरमाइए सर। सर ये बारबेक्यू में कभी मैं चिकन बोटी वो मलाई बोटी बनाकर जरा बता दें। अच्छा सही। ओके, मलाई बोटी जरूर बनाएं। मलाई बोटी एक दफा इन्होंने बनाई थी, हाँ एक दफा इन्होंने बनाई थी, इस चैनल में तो नहीं बनाई, मैंने खाई थी, मुझे याद है। ये पहली दफा इन्होंने ऐसे ही घर किया था हमारे दिल में, मलाई बोटी के जरिए। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। मलाई बोटी बनाते हैं और ये बहुत अच्छी भी बनाते हैं और बहुत जल्दी भी बनाते हैं, तो मलाई बोटी नेक्स्ट वीक में होनी चाहिए। यार जरूर डेफिनेटली मलाई बोटी का अपना एक मजा, फ्लेवर। अच्छा, हल्का सा धनिया भी, मुझे याद है आपने बनाई थी। याद है ना? बिल्कुल याद है। उसमें तो बहुत अच्छा मेन्यू था, मलाई बोटी, काफी बड़ा मेन्यू था, राइट, अंडे का हलवा, मतलब काफी चीजें थी। खैर, तो ये दम पर अभी हमारा पुलाव है, जब इसकी फाइनल शक्ल सामने आएगी, इसको डिश आउट करेंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। आप सैलेड बना लीजिए इतनी देर में, हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इन तमाम मेडिसिन एंड ड्रग्स पे बात करेंगे जो खुदा न खास्ता हमें ज़िंदगी में कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ जाती है, और अब हमें ये सिचुएशन या ये न्यूज़ मिलने लगी है कि जी वो तो आ ही नहीं रही, वो तो है ही नहीं, जबकि हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स हैं, फार्मा इंडस्ट्री है प्रॉपर, तो कहाँ कोई प्रॉब्लम है? इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। गरीब आवाम पर हुक्मरानों और सरमाएदारों की जानिब से शायद तंग हो गई है। गरीब का इलाज अब हो गया है मजीद महंगा। अद्वियात साज कंपनियों ने मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में इजाफा करके गरीबों पर बिजली गिरा दी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत शेड्यूल अद्वियात की कीमतें 1.34% बढ़ाई गई, जबकि नॉन शेड्यूल अद्वियात की कीमतों में और कम कीमत वाली अद्वियात में 2.86% इजाफा किया गया। हेपेटाइटिस, शुगर, टीबी, कैंसर और गुर्दे के अमराज की दवा की कीमतों में 1.43% इजाफा किया गया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ बरहम तो हो गए थे, मगर अब देखना ये है कि क्या गरीब आवाम पर रहम किया जाएगा या फिर उन्हें महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर यूं ही मजबूर किया जाएगा। वेलकम बैक। और इस वक्त का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इम्पॉर्टेंट मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ खान वजाहत अली साहब मौजूद हैं जो कि ख़ुद फार्मासिस्ट हैं, CEO एंड MD हैं ला क्यूरेटिव फार्मा प्राइवेट लिमिटेड एंड क्यूरेटिव फार्मा इंटरनेशनल के। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हमने यही सोचा कि कोई आपकी पोजीशन का इंसान ही हमारे पास आना चाहिए ताकि हमें पता तो चले कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, या हमारे यहाँ जो लोग परेशान होते हैं और फिर वो बुरा कहते हैं अपनी ही इंडस्ट्री को कि जी अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और वो अवेलेबल नहीं हैं तो हमारी कंपनीज को ही कहा जाता है कि जी क्या ये प्रोडक्शन यहाँ से नहीं हो रही है, क्या वजह है? तो ये दवाएं बाहर से आ रही हैं, सिनारियो क्या है इस वक्त? एक्चुअली हम इस तरह कैटेगराइज कर लेते हैं कि देयर आर बायोसिमिलर जेनेरिक्स,
ठीक है, जो पाकिस्तान में बन नहीं सकते या बन नहीं रहे। ठीक है, अब वो बन क्यों नहीं रहे और बन क्यों नहीं सकते, अब जो अभी प्राइसिंग की एक बहुत हाई क्रिएट हुई है कि प्राइस इंक्रीज हो गई। एंड आई वाज गोइंग थ्रू, एक दफ़ा वो चैनल पे कह रहे हो कि 70% बढ़ गई है प्राइस। इट इज़ नॉट 70%। अच्छा, इट इज़ एक्चुअली 4% शेड्यूल्ड मेडिसिन पे, अच्छा, 6% नॉन शेड्यूल्ड पे। ठीक है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखें अगले पिछले 20 साल में पहली दफ़ा अगर ये इंक्रीज हुई है 20 इयर्स में, तो इन्फ्लेशन विद इन लास्ट 20 इयर्स देख लें कितना है। ठीक है, 20 सालों में पहली दफा इंक्रीज हुई है। 4% एंड 6%, नॉट 70 और 50%। ठीक है, 4% और 6% अद्वियात पे के प्राइसेस में इजाफा हुआ है। बिल्कुल। और आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? नो, इट्स नॉट। अब मैं वो बताता हूँ कि पहले अगर हम हम API यहाँ नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम API लाते हैं और हम फॉर्मुलेट करते हैं उसको। अच्छा। API की प्राइस इंक्रीज हो रही है। लाज़िम बात है कि आप देखिए कि अगर डॉलर्स में हमने लेना है तो डॉलर पहले कितने का था, अब कहाँ पे। तो अब जब हम वी आर पेइंग इन डॉलर तो लाज़िम बात है उसकी प्राइस इंक्रीज हुई। फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयज़ की आपको सैलरीज भी उसके, यानी कि समवन वाज टेकिंग 25 डबल हो गई, बढ़ती जा रही, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट, मगर द प्राइस इज द सेम। अब जैसे हमारे पास हम एक इंपोर्ट कर रहे थे लाइफ सेविंग मेडिसिन, उसकी प्राइस हमें जब मिली थी दैट टाइम द डॉलर वाज 65। अच्छा। जब हमने लास्ट में उसको इंपोर्ट उसकी बंद की, हम ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी हॉस्पिटल में वो सप्लाई कर रहे थे, कार्डिक हॉस्पिटल में। बट अनफॉर्चुनेटली जब उसको हमने रोका है तो उस वक्त प्राइस वाज सेम and the dollar was that time was 111. ओहो। अच्छा, अब उसकी जो प्रीफिल्ड सिरिंज है, एम्प्टी प्रीफिल्ड सिरिंज, उसकी भी कॉस्ट नहीं थी जो हम इंपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, ये मेडिसिन क्योंकि आपको इंपोर्ट करनी होती है, फिर आप लोग सप्लाई करते हैं हॉस्पिटल्स में, और ये ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं अगर आसान अल्फाज में कहूँ। और जिस तरह आपने कहा कि दिल की बीमारी के लिए आप वो दवा जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो इंपोर्ट किया करते थे, क्या ये दवा हमारे पास बन नहीं सकती, या हमारी हुकूमत चले बने या इंपोर्ट हो इसको फैसिलिटेट नहीं कर सकती? अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा जो हमने जेनेरिक मेडिसिन को फैसिलिटेट किया, आपकी वो मेडिसिन जो पहले 134 की एक टैबलेट थी, वही टैबलेट 11 रुपए में लेकर आ गए। अच्छा। तो वो हम इसी इंडस्ट्री ने, नेशनल इंडस्ट्री ने किया। मगर 11 रुपए की प्राइस के ऊपर अगर कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी और इन्फ्लेशन का जो बेसिकली इफेक्ट है वो प्राइस पे नहीं पड़ेगा और उस तरह इंक्रीज नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है फिर अब इसी तरह से अगर हम उसमें आएंगे तो उसमें तो बहुत हाई कॉस्ट होगी, क्योंकि ये नीश मार्केट है। इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी आपकी हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतनी कॉस्ट कम होगी। ठीक है। अब ये हमारी जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी तो वी कैन नॉट मीट अप द प्राइस जिस पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट हमें सस्ती पड़ेगी और लोकल मैन्युफैक्चर महंगी पड़ेगी, क्योंकि हमें वो तमाम पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे बायोसिमिलर जेनेरिक्स की जो इंटरनेशनली हैं। अब जब वो लेंगे तो उसकी एक कॉस्ट होगी। अच्छा, पहले तो कुछ फार्मास्यूटिकल्स थी जो सबको मेरे ख्याल में याद भी होती थी फिंगर टिप्स पे, और लोग उन्हीं के बारे में सोचा करते थे। अब तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी आ गई हैं, कंपटीशन भी हो गया है, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा बेहतर आ गए हैं। फिर भी क्या वजह है कि अभी तक शायद प्रोडक्शन का वो लेवल नहीं है हमारे पास? नहीं, अगर प्रोडक्शन मींस क्वालिटी नहीं, नो क्वालिटी, प्रोडक्शन मींस क्वांटिटी। क्वांटिटी का है, मगर मैं अभी भी बात कर रहा हूँ जेनेरिक्स में वी आर डूइंग प्रीटी गुड। ड्रैप ने बहुत सपोर्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सपोर्ट किया है नेशनल इंडस्ट्री को। आज से 20 साल पहले जो रेशियो था वो 30-70 था। 70% शेयर वाज विद द मल्टीनेशनल एंड 30% वाज विद द नेशनल। आज इज वाइस वर्सा। अच्छा। Almost 70% is with the national. अच्छा। And 30% is with the multinational. Keeping in mind this कि वो प्रोडक्ट एक मॉलिक्यूल जो एक टैबलेट जो 136 रुपये या 134 की थी, अगर वो 11 रुपए की है तो उस वैल्यू के ऊपर इतने डिफरेंस के बाद भी 70% शेयर इज विद द नेशनल। ओके। तो वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय बिग मार्जिन। अब यहाँ पे जैसे अभी पंजाब में बड़ा अच्छा स्टेप हुआ है अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि वो सैंपल जा रहे हैं और फॉर द टेस्टिंग दे आर सेंडिंग टू यूके एंड ऑल दैट, और यहाँ पे इस तरह की लैब भी बना रहे हैं। बट अब वो उसके लिए भी एक कॉस्ट है। हाँ। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक एक्वायर की है एक कंपनी इन लाहौर फ्रॉम, यानी कि उसकी अपग्रेडेशन सिर्फ जनरल सेक्शन पे अपग्रेडेशन जितने की हमने लिए
उससे डबल अमाउंट हम लगा चुके हैं टू अपग्रेड एज पर द इंटरनेशनल लेवल। अब जब हम वो लगा रहे हैं तो वो कॉस्ट आ रही है सिर्फ जेनेरिक के ऊपर। अब जब हम बायोसिमिलर जेनेरिक पे जाएंगे तो वो कॉस्ट गोइंग टू बी 100 टाइम्स। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी मैंने टेलीविजन देखा तो दवाओं के हवाले से आपका प्रोग्राम था जी। मैं यह करना चाहूंगा, एक तो मैंने ये देखा है कि एक ही फार्मूले या रेसिपी की दवाएं जो है मुख्तलिफ कंपनीज की, उनमें अक्सर ये होता है कि एक कीमत तो उनकी काफी ज्यादा होती है और दूसरी बहुत कम होती है। हाँ जी। तो क्या उनकी उसमें प्रॉपर्टीज में या उनके असरात में भी फर्क होता है? और दूसरे लाइफ सेविंग ड्रग्स के हवाले से जी, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी तरह कोई ऐसी तजवीज हो कि जो बहुत ही जरूरतमंद मरीज हों उनको किसी बुनियाद पे कोई कागजात दिखा के रियायत मिल जाए? और फिर मैं थोड़ा सा आम आवाम से भी दरख्वास्त करूँगा कि अक्सर अस्पतालों के बाहर या मेडिकल स्टोर्स पे साइड में बहुत ही जरूरतमंद ज़ईफ अपना डॉक्टर का नुस्खा लिए हुए खड़े होते हैं, वो दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज जब आप अपनी दवाएं खरीद रहे हो तो आसपास नजर डाल लिया करें कि अगर आप उनकी किसी तरह हेल्प कर दें तो जरूर करें। मुझे ये जो दवाओं की एक ही रेसिपी की दवाओं की कीमतों में इतना फर्क होता है मुख्तलिफ कंपनीज के हवाले से, ये क्यों होता है? इसका भी जवाब जरूर दें। थैंक यू। सही है, इसी के जवाब से शुरू करते हैं कि सेम फार्मूला है। अच्छा, यूजुअली जब आप केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी उनके पास अगर वो दवा नहीं होती जो डॉक्टर ने लिख के दी है तो वो आपको दूसरी पेश कर देते हैं कि सेम फार्मूला है, कंपनी दूसरी है और पैसे भी कम है। तो क्या वाकई इनकी बात सही है कि क्या उसके अंदर जो जितने एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, फ़ायदा सेम ही होगा? अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो रेप्यूटेबल कंपनीज हैं उनकी, क्योंकि तमाम जो कंपनीज हैं वो इंपोर्ट कर रही हैं एपीआई जिससे दवा बननी है। ठीक है। अब वो हम यहाँ नहीं बना रहे, सारे ही इंपोर्ट कर रहे हैं, सारे ही यहाँ पे फॉर्मुलेट कर रहे हैं। अच्छा, और उसकी जो ड्रैप है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो बाकायदा इंश्योर कर रही है उसकी क्वालिटी को, सैंपल्स भी ले रही है, डिटेल में भी भेज रही है। और अभी जो पंजाब में केस हुआ कि वो कुछ सैंपल्स का प्रॉब्लम हुआ एंड दे सेंड इट टू यूके और फिर उसके बाद उन्होंने एक्शन भी लिया। तो ये बेसिकली जब वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनी देखेंगी ये एक्शन हो सकता है। सजा का जब आप यू गोइंग टू पुट दैट ओवर देयर तो एवरीबॉडी विल बी कंट्रोल। आपने अभी एक बात की कि इस प्रोफेशन में कि इस प्रोफेशन से रिलेटेड लोग जब आ रहे हैं, क्वालिफाइड लोग आ रहे हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो रही हैं। अब कमिंग टू द पॉइंट कि एक ही जेनेरिक डिफरेंट प्राइस पे क्यों अवेलेबल है प्राइस, इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद इसी पॉइंट से आपके वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। बैक और हम डिस्कस कर रहे हैं अद्वियात के हवाले से। फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक ख़ास कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास मौजूद हैं, खान वजाहत अली साहब, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं CEO एंड MD हैं और बहुत बेहतर तरीके से आपको और हमें समझा रहे हैं। एक तो ये हॉल जो सब में उठा हुआ था कि जी 70% या पता नहीं 75% दवाओं में इजाफा, कीमतों में इजाफा हो गया या होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसको भी इन्होंने क्लैरिफाई किया कि 4 से 6% इजाफा मुतवक्का है। अच्छा, उसके अलावा जो आप कुछ बात हमें एक्सप्लेन कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू। जेनेरिक्स का ये एक क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सेम जेनेरिक की डिफरेंट प्राइसेस होती है, सेम फार्मूला होता है, नाम अलग होते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया मल्टीनेशनल की दवाई वही 134 रुपए की गोली है और वही नेशनल कंपनी की 11 रुपए की। क्वालिटी में ज्यादा फर्क है? नो, मैं यहाँ पे ये बाकायदा आपको बता रहा हूँ, अच्छी कंपनी जितनी भी हैं क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं उनके बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। अच्छा, और अगर मल्टीनेशनल है वो भी पाकिस्तान में ही बना रही है जी, वो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही है और उसको पाकिस्तानी फार्मासिस्ट ही बना रहे हैं। सही। और हम जो हैं हम भी वहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी फार्मासिस्ट बना रहे हैं। क्वालिटी मेजर्स वही सेम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या ड्रैप है जो उसको इंश्योर कर रही है। ठीक है। अब सेकंड चीज़, उनको प्राइस, क्योंकि उनका रिसर्च मॉलिक्यूल था इसलिए प्राइस ज़्यादा थी। ठीक है। मगर यू नो आफ्टर 20 years और 10 years लाजिम बात है कि उन्होंने दे हैव अर्न्ड द कॉस्ट ऑफ दैट चीज उन्होंने बना ली। हाँ, मगर वो अभी तक वो प्राइस रिवाइज नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो चले, नेशनल कंपनीज ने एक अच्छा उनको वो सेम अल्टरनेटिव इनिशिएटिव लिया है। जुनैद साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम आपने आज बहुत ही कोई बेहतरीन टॉपिक रखा है जिसके ऊपर मैं अभी आपका शो देख रहा था। बेसिकली मैं फर्स्ट टाइम आपका शो देखा है मैंने, तो इसके ऊपर मैं रियली आपको अप्रिशिएट करूंगा जिस किस्म का आपने टॉपिक जो चूज किया, दैट रियली हेल्प्स के बेसिकली व्हाट्स द मैटर बिहाइंड जो कि मेडिसिन की प्राइसेस इतनी हाई हो रही हैं। जी।
मैम मैंने इसके ऊपर तकरीबन को मैं अराउंड 2 to 3 months जो है वो इसके ऊपर रिसर्च की है। बेसिकली मसला सिर्फ ये है कि अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, इंडिया के अंदर, इंडिया का एक प्रोविंस है, उनके सीएम ने जो भी सारी इंपोर्टेड टैबलेट्स उस प्रोविंस में आती थी उन सबको उन्होंने लोकली मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना शुरू की है विद द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रेजेंट इन दैट प्रोविंस। उससे क्या हुआ है कि ड्रास्टिकली जो टैबलेट की पर प्राइस है वो बहुत कम हुई है। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा ही है, हम चाहते हुए भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो उसको लोकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, जस्ट बिकॉज कि उनको इम्पोर्ट करानी पड़ती है, वो यहाँ पे प्राइसेस में बेचती है। इसकी मैं आपको कॉमन एग्जांपल ये दूं कि एक ड्रग्स है जो कि यूरिन और ब्लैडर के लिए यूज की जाती है, डेट्रोपाइन नाम है उसका। वो आपको $16 में मिलती है बाहर से, जबकि वो जब यहाँ पर आती है तो यहाँ पे आप तकरीबन उसको 250 से लेके 300 रुपए तक पर स्ट्रिप आप उसकी बेचते हैं। ये मैं आपको जब की स्टोरी बता रहा हूँ 2005 की। और अगर आज आप उसी डेट्रोपाइन की प्राइस को देखते हैं तो वो डेट्रोपाइन की प्राइस जो है वो 250 से 350 तक जा चुकी है पर स्ट्रिप। तो जरा सर से ये भी पूछिएगा कि बेसिकली व्हाट्स द मैटर बिहाइंड, आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन आप फिर भी लोकली मैन्युफैक्चरिंग उसको क्यों नहीं करते? हाँ, इसका जवाब इन्होंने थोड़ा सा दिया था लेकिन आपके लिए दोबारा एलैबोरेट कर देते हैं। ठीक है जुनैद साहब, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा, ये इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस आई हैं, जैसे हेपेटाइटिस सी की एक मेडिसिन सोबोस्फोविर है और वो 46,000 का पैक था व्हेन इट वाज बीन लॉन्च्ड। अच्छा, इंपोर्ट की इजाज़त सिर्फ एक कंपनी को थी, मगर ड्रैप ने ऑलमोस्ट 14 और कंपनीज, लोकल कंपनीज को इजाज़त दी और वही चीज़ अब 6,000 रुपए का पैक मिल रहा है। सेम वही चीज़ 46,000 वाला 6,000 का मिल रहा है। ठीक है, अब हम यही कह रहे हैं कि इसी तरह के बायोसिमिलर जेनेरिक्स को आप दूसरों को एनकरेज करें, बाकी कंपनीज को, तो वो जरूर करेंगी। रेडी फॉर दैट। ठीक है, रिजवान साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नसर, क्या हाल है आपके? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा नसर, मैंने अक्सर ये देखा है इस इंडस्ट्री के हवाले से, जब भी किसी दोस्त यार से बात होती है तो वो उनसे पूछो कि भाई आप क्या करने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि जी हम एक मेडिसिन स्टोर खोल लेते हैं। अच्छा। ये आजकल लाहौर में इतना जबरदस्त बिजनेस बन चुका है जिसमें ऐसा लगता है जैसे पैसा ही पैसा है। अच्छा। और जो शॉप खोल रहा है उसको प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बहुत ज्यादा मिल रहा है। हाँ। तो ये भी बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गई है। अच्छा, हर दूसरा बंदा ही बीमार हो रहा है और हर दूसरे बंदे को ही मेडिसिन चाहिए। यहाँ पर तो इवन जो हमारे फार्मासिस्ट हैं वही डॉक्टर भी बने हुए हैं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे फार्मासिस्ट जो लेकर मेडिसिन सेल आउट कर रहे होते बेचते हैं, वो बहुत अच्छी ऑफर्स भी दे रहे होते हैं शॉपकीपर्स को भी कि जी आप जाएं और आप ये मेडिसिन यूज कर लें, मतलब ऑल्टरनेट कोई मेडिसिन बता रहे हैं और इसकी कीमत भी कम है। हाँ। तो वही फार्मूला, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक ही फार्मूला होता है, एक मेडिसिन और दूसरा फार्मूला, वही फार्मूला दूसरी मेडिसिन नाम पर होता है, लेकिन प्राइस का इतना डिफरेंस कैसे आ जाता है? अच्छा, इस बात को हमने अभी डिस्कस किया था, वैसे इस बात को हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि अच्छा बिजनेस बन गया है और इतने सारे आपके पास मेडिकल स्टोर आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है पंजाब में, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया पंजाब में भी हम एंटर हुए हैं, तो ये हमने देखा है वहाँ पे कि केमिस्ट जो हैं उनके पास फार्मासिस्ट नहीं। अच्छा, एक फार्मासिस्ट का होना केमिस्ट के ऊपर गुड स्टोरेज प्रैक्टिस इंश्योर करनी है एक फार्मासिस्ट ने। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडली जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, जो अच्छी कंपनीज का मैं बार बार कह रहा हूँ, अब कुछ मशरूम कंपनीज भी हैं जो बेसिकली अब कट रेट के ऊपर दे देती हैं। अच्छा। कि एक मेडिसिन है 100 रुपए की, तो उन्होंने अगर उनकी कॉस्ट आ रही है 40 रुपीज़, तो उन्होंने उनको दे दी 50 रुपीज़ की। ठीक है। अब वो वहाँ पे यू नेवर नो कि क्या क्वालिटी मेजर्स उसके ऊपर हुए हैं। अब वो वहाँ केमिस्ट क्या करते हैं कि उसको अलग से स्टोरेज करके और वो फिर पेशेंट को देते हैं। पेशेंट एजुकेशन इज मस्ट। अब बहुत हमने कोशिश की है इसके ऊपर कि इस चीज़ को बाकायदा एड्रेस किया जाए कि पेशेंट शुड टेक द सेम मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग, अभी एक्सपायरी का भी यही मसला आ रहा है कि एक्सपायरी का कंपनीज आर टेकिंग बैक। बाकायदा हमारे प्रोटोकॉल्स के अंदर है, SOPs के अंदर है कि हम एक्सपायरी लेते हैं और उसको डिस्कार्ड करके उसका बाकायदा रिकॉर्ड सबमिट करते हैं, जो है वो वापस जाती हैं और उसका हम रिकॉर्ड सबमिट करते हैं। बट ऐसे ही केमिस्ट जिनके पास फार्मासिस्ट नहीं, उनको नहीं पता कि नहीं पता, तो अब वो स्टोर पे पड़ी होती है, ओवर द काउंटर तो फौरन दे देते हैं, हर कोई एक्सपायरी चेक करके फार्मासिस्ट नहीं है, वो फार्मासिस्ट नहीं है। तो फार्मासिस्ट का होना बहुत जरूरी है किसी भी केमिस्ट उसके ऊपर आउटलेट पे। ठीक है। अच्छा, और जो लोग ये कह देते हैं, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, इसमें बड़ी बातें अब जहन में आने लगी हैं लेकिन वक्त की कमी हो गई, कि अभी तो 1 महीना है एक्सपायर होने में, तो ये जो 1 महीना है या 4 दिन है या 1 हफ्ता है, उससे पहले यूज़ कर लें
देखिए, मैं वैसे बताऊं कि हमारे जो SOPs हैं, हम 6 मंथ पहले हम एक्सपायरी डेट भेजते हैं। नहीं, हमारे 2 साल अगर एक्सपायरी है, अच्छा। 6 मंथ पहले हम इंटीमेशन भेजते हैं टू द डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा, कि हमारा ये प्रोडक्ट है और ये आप अगर किसी जगह पे है आप लेटर भेज दें केमिस्ट को एंड गेट इट रिकॉल्ड बैक। ठीक है। अब वो विद इन 3 मंथ, अगर 3 मंथ की भी एक्सपायरी है, हम वो भी रिकॉल करके और हम नहीं, मैं लोगों की प्रैक्टिस पूछ रही हूँ कि आपके घर में चले मेडिसिन रखी हुई है, 2 साल से रखी हुई है, एक्सपायर होने वाली है अगले महीने, जी जी, तो क्या उसे इस महीने यूटिलाइज करना एडवाइजेबल है? अगर 1 मंथ है और एक्सपायर नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट एक्सपायर्ड। ठीक है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि डेफिनेटली अगर एक जेनेरिक है उसकी भी एक्सपायरी होती है। ठीक है। फॉर्मुलेशन की अगर आपने देखा हो कि किसी की 3 साल एक्सपायरी होती है, किसी की 2 साल एक्सपायरी होती है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ने सेट की हुई है एक्सपायरी। ठीक है। और उन्होंने लिमिट किया हुआ है। तो अगर फर्ज करें 1 मंथ है, तो इफ इट इज बीन यूज्ड, तो वो बेसिकली इट्स नॉट एक्सपायर्ड येट। अच्छा। दैट्स व्हाई मिनिस्ट्री हैज गिवन अस द 2 इयर्स एक्सपायरी। बट एक्सपायर मेडिसिन रखना वो जुर्म है। अच्छा, वक्त तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, लेकिन अगर ब्रीफ जवाब आप दे सकें, जो मेडिसिन कुछ स्मगल भी हो रही है। अच्छा, हाँ, इसमें मेडिसिन पहले तो खैर बहुत स्मगल होती थी, अब एक चीज़ रह गई, कुछ मेडिसिन गैजेट्स में फॉल होती थी। गैजेट्स में कैसे, जो कार्डिक स्टंट डालते हैं हार्ट में, वो पहले होते थे सिर्फ बेयर मेटल, अब आते हैं ड्रग एल्यूटिंग, वो डिसॉल्व हो जाते हैं अंदर। अच्छा। अब वो इतने छोटी सी वायर होती है कि वो लोग क्या करते हैं, ब्रीफ केस में रखकर लेकर आ जाते हैं। अब उसमें बहुत सारी शॉर्ट एक्सपायरी होती है, दैट हैज टू बी कंट्रोल्ड। ठीक है। right और ये मेरे ख्याल में एक अलग से सब्जेक्ट है जिसको डिस्कस किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच खान मुजाहिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अगर आप फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से कोई भी आपका कंसर्न है, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम फील्ड है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, तो आप हमें लिख भेजें, हम दोबारा सेशंस करेंगे और इस पर ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगैन। एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, तो लाहौर से, पंजाब से बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं, कौन सी किडनैपिंग्स हैं, कहाँ ये बच्चे डिसअपेयर हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। बच्चे करें तो क्या करें? घर में हर वक्त रहना जिस्मानी नशोनुमा और सेहत के लिए ठीक नहीं। बाहर निकलें तो उनके लिए मुआशरे का माहौल और हालात ठीक नहीं। जी हाँ, पंजाब में बच्चों के अगवा की बढ़ती वारदातों ने कानून की नाक में दम करके रखा है। 180 दिनों में 652 बच्चे लापता हो गए। सिर्फ लाहौर में ही 213 बच्चे अगवा हुए, जिनमें अब भी 23 बच्चों का सुराग लगाया नहीं जा सका। इन बच्चों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया, किसी को कोई खबर नहीं। हुक्काम ने कहा वालिदैन की सख्ती की वजह से ज्यादातर बच्चे घर से भागे हैं। ये कहकर आला हुक्काम ने खुद बरी जिम्मा होने की कोशिश की, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वालिदैन की दुहाई सुनकर फौरी तौर पर अस खुद नोटिस लिया और कहा कि वो इस मसले की तह तक जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या पंजाब हुकूमत माँ बाप से बिछड़े नन्हे फूलों को माँ बाप से दोबारा मिलवाते हैं या फिर वो इसी तरह अगवाकारों के रहमो करम पर रहेंगे। जी, आप लोगों ने ये पैकेज देखा और सुबह से ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं। मुझसे तो वाकई ये जब इस तरह का कोई सब्जेक्ट होता है, जब बच्चों के बारे में बात आती है और ऐसी बात आती है, और इस वक्त जो मनाजिर आप आगे देखने वाले हैं, जो बातें आप आगे सुनने वाले हैं, मेरे ख्याल में वो बातें ही सुन लेना या वो मनाजिर ही देख लेना अपने इतने तकलीफ़ पहुंचाने वाले हैं। तो जो लोग इनको गायब करते हैं वो कैसे, किस दिल के साथ कर देते हैं। मैं ये नहीं मान सकती कि उनका कोई रिश्ता नहीं होगा, ऐसे लोगों के औलाद नहीं होती, या इनके बहन भाई नहीं होते, या इनके घर वाले नहीं होते। कौन है, क्या कर रहे हैं, क्यों इन मासूम बच्चों को गायब कर रहे हैं? इस वक्त हम आपको लाहौर लेकर जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं जिनका नाम है कामरान राजपूत, हमारे रिपोर्टर हैं, और उनके साथ साथ जो लोग मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं। अबू हाशिम और नसीर सोशल वर्कर हैं लाहौर में, वो भी इनके साथ मौजूद हैं। और एक इस वक्त फैमिली मौजूद है जो शफीक साहब की फैमिली है, उनकी बेगम यास्मीन वहाँ पर मौजूद है। 7 साल का उनका बेटा, 4 बच्चों में सबसे यंग, सबसे छोटा बच्चा 7 साल का उमैर, जुलाई की एक पर्टिकुलर डेट को, जिसके बारे में ये आपको बताएंगे, गायब हुआ और फिर वो बच्चा नहीं मिला, उसकी बॉडी मिली।
ये कितनी तकलीफ दे बात है। मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, खेलने की गर्ज से निकलते हैं, कोई जिस तरह होता है कि जी चिप्स लेने, बिस्किट लेने जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से निकलते हैं। कल तो मुझे किसी ने बताया कि बच्चे ने मतलब वो 14 साल के लड़के के बारे में बताया कि उसने एतकाफ़ में बैठना था, वो तब गायब हो गया। आप अपने बच्चों को कहाँ कहाँ जाने से रोकेंगे? कहीं जाने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये क्या मामला है जिसकी वजह से इतने बच्चे गायब हो रहे हैं? 600-700 बच्चा गायब हो गया एक महीने में। ये बहुत 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 बड़ा अलमिया है, लम्हा फ़िक्रिया है, इस पे काम भी होना चाहिए, इस पे बात भी होनी चाहिए। हम आपको लाहौर लेकर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कामरान साहब, मैंने इंट्रोडक्शन तो आपके हवाले से और आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उनके हवाले से दिया है। जो फैमिली आपके साथ मौजूद है, इनके साथ जो बीती है, माँ बाप से भी आप गुफ्तगू कीजिए और ज़रा हमें इनकी स्टोरी बताइए। जो तशवीशनाक वाक़या है, सूरत हाल तो पूरे लाहौर में ही है। यहाँ पर हम मौजूद हैं बादामी बाग के इलाके में। यहाँ से 8 जुलाई को 7 साला उमैर जो 2nd क्लास में पढ़ता था वो घर से बाहर निकला है और उसके बाद वो डिसअपीयर हो गया है। उसके बाद 14 जुलाई को उसकी डेड बॉडी एक बैग में बंद पुलिस को मिली है एक नाले से, जिसके बाद शनाख्त की गई है। उसके वालिदैन ने उसकी शनाख्त की है और इस केस में यही जो शर्मनाक पहलू है कि अभी तक पुलिस की जानिब से बिल्कुल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी इस तमाम तर मामले में। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर के जो वालिद हैं शफीक, उनसे हम जानेंगे तमाम तर वाक़या। जी शफीक साहब, आप बताएंगे कैसे ये वाक़या हुआ था, क्या हुआ था? 7 तारीख को बच्चा किस तरह डिसअपीयर हुआ? 8 तारीख बरोज़ जुमा, ईद के तीसरे दिन मेरा बच्चा घरों चीज़ लेने से गया दोपहर 2:30 बजे। उस बाद वापस नहीं आया। 2-2.5 घंटे वैसे ही उसकी तलाश शुरू की थी। 2-2.5 घंटे बाद सानू नहीं मिले। 10 बजे फिर मैं पूरी तलाश करके 10 बजे थाने गया, वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने कॉल कूल चलाई। उस बाद उन्होंने कहा जी ठीक है जाओ तुसी। असी आ गए फिर अपने तौर पर असी तलाश शुरू कर देती है। साडा बच्चा नहीं सानू मिलिया। तो जुमेरात वाले दिन उसकी लाश मिल गई बंद बोरी 7 दिन बाद। जी नुसरत, ये बात आपने इनकी सुनी है जुमेरात के रोज? हाँ जी कामरान साहब, इनसे ये सवाल कीजिए कि 7 दिनों में 8 तारीख से बच्चा लापता हुआ है, 7 दिन जब तक उसकी बॉडी मिली है, इन 7 दिनों में कोई कॉल आई इनको कि जी तावान मांगा गया हो, पैसे मांगे गए हों कि बच्चा हमने किडनैप किया है, या कोई और वजह सामने आई हो, या बच्चे की जब बॉडी मिली है उस वक्त वजह सामने आई हो कि इसे अगवा करने वालों ने आखिर अगवा किया क्यों? क्या इसके साथ कोई तशद्दुद किया है? क्या इसको पैसों के लिए पकड़ा था? कोई वजह तो सामने आई होगी छोटी। जी ये शफीक साहब, ऐसा है कि जब बच्चा गायब हुआ उसके बाद आपको कॉल आई हो किसी की तवान के लिए, या कोई और किसी ने रब्ता किया हो, कोई पुलिस की जानिब से? किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आई। किसी किस्म की कोई कॉल नहीं आई। साड़ी किसी नाल है भी नहीं है, कोई दावत कोई नहीं, कोई दुश्मनी कोई नहीं, रंजिश कोई नहीं। असी मजदूर लोग हाँ, साडा किसी नाल कोई है ही नहीं ऐसा मामला कि जिहड़ा साडा बच्चा किसी ने रंजिश च चुक लिया होगा या दुश्मनी च चुक लिया होगा। ऐसा मामला साडा है ही कोई नहीं। कोई दहशत की अलामत है, दहशत फैला रहे हैं, कोई दहशत गर्दी है भी ਉਹਦਾ हिस्सा है, ਉਹਦੀ कड़ी है। बच्चे के साथ किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ था? खेलदा घर जिहड़ा सारा वीरान कर गया मेरा बच्चा। जी दूसरा जो मेडिकल रिपोर्ट इस हवाले से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें कोई टार्चर या ऐसी चीज़ वाज़े तौर पे साबित नहीं हो सकी। हमारे साथ बच्चे की वालदा भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि वो उनके बेटे के बगैर, अब सबसे छोटा बेटा था, अब जब डिसअपीयर हुआ है तो क्या सूरत हाल थी, किसी ने कोई रब्ता किया? अब तक पुलिस ने किसी किस्म का इनके साथ ताउन किया? आप बताएंगे? नहीं, कोई सानू फ़ोन नंबर नहीं आया, किसी ने नहीं तवान मंगे। बस बच्चा बाहर गया चीज़ लैन तो दोबारा वापस ही नहीं आया। असी बहुत तलाश किया, उन्होंने रात के 10 बजे तक असी लभ्या नहीं लभा। फिर पापा पुलिस को गए, उन्होंने दसिया, उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की सुबह। असी आप ही लभते रहे सारी रात सारा दिन, असी आप ही तलाश किया अपने बच्चे नूं, सानू नहीं मिले। इत्थों ही लैके गया बाहर, दरवाजे अगों ही कोई लै गया बच्चे नूं, बाहर अगे निकलन ही नहीं दिता, जान ही नहीं दिता, दरवाजे अगों ही लै गया कोई फड़ के मेरे बेटे ने। अज 15 दिन हो गए मेरे बच्चे की डेड बॉडी मिली। 22 दिन हो गए न घरों गए। अज 22वां दिन मेरा बच्चा घरों गया। सानू हले तक असी बच्चे का जाती वार चेहरा भी नहीं वेख्या। सालमा ने उन्हें पता नहीं की चेहरे नूं कर दिता।
मेरे बच्चे का चेहरा भी पहचान च नहीं गा सी। ਅਸੀਂ अपने बच्चे ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਦਫਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। मेरे बच्चे ना असी एक दिन बगैर नहीं रह सकते सा, एक पल नहीं रह सकते सा। मिनट पिछों बाहर आया, बाहर गया, सानू पता ही नहीं सी कि साडे नाल इन्ना वड्डा वाकया हो जाना। रखदे असी उहनूं मना कर लेंदे, लेकिन नहीं, सानू नहीं सी इस वक्त दा पता है। सानू ऐ सी अगे भी जांदा चीज़ लैन वापस आ जांदा, अगे भी जांदा खेलन आ जांदा वापस। उस दिन साडे नाल बहुत बुरी हुई। पता नहीं किन्ने मेरे बच्चे नाल जुल्म कीता, मेरे मासूम बच्चे दे नाल। एक तो हुंदा साडी दुश्मनी है किसी दे नाल, कोई कोठियां कारां ने साडियां, किसी ने तावान लैना, साडे कोल पैसे मंगने ने, कुछ भी नहीं साडे गरीबां कोई गा। पता नहीं किन्ने जुल्म कीता कि मेरे बच्चे नूं गवाह करके उहदा हाल कीता। ये क्या बताया कामरान साहब इनकी वालिदा ने? आप जरा पुलिस वालियां नूं आज 22 दिन हो गए ना मेरे आप जरा से क्लियर कीजिएगा, इन्होंने क्या बोला है, उसके चेहरे को क्या किया गया बच्चे के? जी नुसरत, ऐसा है कि इन्होंने यही बताया कि इनके बच्चे के इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इस वाक़े के बाद इन्हें किसी किस्म की कोई काल तावान के लिए या कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, बल्कि 6 दिनों के बाद बच्चे की बॉडी मिली है और वो भी नाकाबिले शनाख्त हालत थी। मुख्तलिफ कपड़ों की और दीगर चीज़ों की वजह से उसकी शनाख्त की गई। चेहरा भी नहीं ये देख सके आखिर उसका। और उसके दफन करने के बाद भी पुलिस की ये बेहिसी है कि अब तक इस स्पेसिफिक केस में पुलिस कुछ भी नहीं कर सकी। जुलाई के ये अब एंड हो चुका है, पूरा माह तकरीबन गुजर चुका है, 22-23 दिन इस वाक़े को हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इवन के किसी जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो प्रॉपर, उनकी जानिब से कोई राब्ता इनके साथ अच्छा, आपके साथ ये अबू हाशिम और नसीर साहब मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ इनसे भी ज़रा आप पूछें। इन्होंने ये केसेस को मैंने सुना है, मेरी टीम के तवस्सुत से मुझे पता चला है कि ये काफ़ी इन्वॉल्व्ड हैं और इन केसेस को देख भी रहे हैं, इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। क्या सूरत हाल इनके सामने आई है, क्यों हो रहे हैं ये बच्चे अगवा और क्यों इनकी ऐसी हालत में बॉडी मिल रही है? जी ये हमारे साथ मौजूद है नसीर साहब, इनसे हम पूछेंगे कि यहाँ पे बादामी बाग में जो स्पेसिफिकली कहा जा रहा है, यहाँ पे इतने ज़्यादा वाक़यात हुए, क्या क्या अब तक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से कितने बच्चे किडनैप हुए हैं और क्या वजूहात बनी है? जी यहाँ से तकरीबन 15 से ज़्यादा बच्चे वो बच्चे हैं जो रिपोर्टेड केस हैं। इसके अलावा पुलिस बाज़ मामलात में उनके मुकदमा ही नहीं दर्ज करती और रिपोर्ट ही नहीं करती। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे घरों से भाग रहे हैं, लेकिन 2 साल का बच्चा कैसे घर से भाग सकता है? 2-2 साल के बच्चे हुआ हो रहे हैं। पुलिस जो भी मामला कर रही है वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। DIG साहब ने कल जो रिपोर्ट जमा कराई है, उन्होंने 2015 से लेके अब तक जमा कराई जी। 1818 बच्चे जो है ना, 8 बच्चे वो गुम हुए हैं और 1000 बच्चे वापस आ गए हैं। लेकिन हम कह रहे हैं 1 जनवरी से लेकर और 1 जुलाई तक 605 बच्चे हुआ हुए हैं, गायब हुए हैं। उनकी वो बात नहीं करते, बल्कि पिछली जो लोग वापस आ चुके उनकी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए अपनी वो जो अदालत को भी गुमराह कर रहे हैं। वजह नहीं समझ आ रही मुझे अभी तक कि वजह 1 केस में, 2 केस में, 4 केस में जो बच्चे वापस भी चलो आए हैं, वजह तो पता चले कि इनको उठाया क्यों था, उठा क्यों रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, इनसे माँ बाप से पैसा मांग रहे हैं, कोई तशद्दुद कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? दूसरा जो इस हवाले से पुलिस का जो डाटा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसे कल सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किया गया। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस डाटे को मुकम्मल तौर पे उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि इनमें से स्पेसिफिक केसेस की जो उन्हें प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो दी जाए। पुलिस का कहना है कि जी इन वाकयात में कोई गिरोह मुलविस नहीं है, कोई अगवा बराए तावान की वारदात नहीं है और कोई ऐसा गैंग भी अभी तक पुलिस नहीं पकड़ सकी जिनसे ये पता चल सके कि बाकायदा कोई प्लानिंग के साथ ये कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सूरत इख्तियार कर चुका है। लाहौर में फिगर्स जो हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। यहाँ जो हमारे पास फिगर्स हैं पहले 6 माह के, उनमें 220 से ज़ायद बच्चे लापता हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो पुलिस के पास हैं, जिनकी FIRs दर्ज हैं, जबकि अनरिपोर्टेड केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ये ज़्यादातर जो वारदातें हैं वो गुंजानाबाद इलाके, जो आम तबके के रहने वाले जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन इलाकों में हो रही हैं और शायद इसीलिए पुलिस इसमें कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही। जो CIA एक स्पेशल विंग है उसकी कारकर्दगी भी इस हवाले से बिल्कुल ज़ीरो है, अभी तक वो भी किसी को नहीं पकड़ सके। ठीक है कामरान साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। लाहौर में आप मौजूद हैं, उस फैमिली के साथ भी, वन ऑफ द फैमिलीज़ के साथ ये मौजूद है जिनका बच्चा गायब हुआ और 1 हफ्ते के अंदर उसकी
किसी बैग में बॉडी मिली और बॉडी इस सूरत हाल में मिली कि वो अपने बच्चे को सिर्फ कपड़ों से और कुछ चीज़ों से पहचान पाए, उसकी शक्ल देख के पहचान नहीं पाए। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे साथ एक वो शख्सियत होंगे जिन्होंने इन मामलात पे बहुत काम किया है। और मैं बहुत देर से जो जानना चाह रही हूँ वो ये है कि इसकी कोई एक वजह, कोई एक शुबहा तो होगा कि बच्चे जा रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं। 2 साल का बच्चा घर छोड़ के तो नहीं जा सकता, और घर छोड़ के अगर चला भी गया, चलो 5 साल का 7 साल का बच्चा कभी तो लौटेगा अगर उसको अपने घर के बारे में पता है। ये मामला क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ एडवोकेट ज़िया अवान साहब मौजूद हैं, जिनको आप सब जानते हैं सोशल इश्यूज़ के हवाले से, उनकी सॉर्टिंग के हवाले से भी जानते हैं। मददगार नेशनल हेल्पलाइन 1098 के हवाले से भी आप इनको जानते हैं, और 1098 लाहौर में भी अप्रोचेबल है, वायबल है, वहाँ पर भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं औरतों और बच्चों के इश्यूज़ के हवाले से। और मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है कि ज़िया अवान साहब जो हैं रिसेंटली एक और डेजिग्नेशन इनको मिला है चाइल्ड कमिश्नर का, और आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें लगा कि बहुत ही मौजूद डिस्कशन इनसे हो सकती है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं ज़िया साहब? ये बड़ी देर से हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बड़ी देर से बातचीत कर रहे हैं, लाहौर भी आपको लेकर चलेंगे, जो हमारे वहाँ पर रिपोर्टर मौजूद हैं उनके साथ लोग मौजूद हैं। वजह समझ में नहीं आ रही है कि एक महीने में 600-700 का ये जो नंबर बताया जा रहा है बच्चों का, ये गायब हो रहे हैं, और इसकी वजह समझ में नहीं आ रही। बस गायब हुए, या जिस तरह एक फैमिली ने कहा कि बच्चा मिला तो उसकी बॉडी ऐसी थी, शक्ल ऐसी थी जो जानी पहचानी भी नहीं लग रही थी। ये क्या, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? ये देखें ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत दफ़ा सरफेस कर चुके हैं। पहले आपको पता है कि वो जो इकबाल वाला इशू था, उसने 100 बच्चे तेज़ाब में डाल के मार दिए। हाँ जी, ठीक है ना। तो इस तरह के वाक़यात, चूँकि पंजाब जो है सबसे बड़ा सूबा है और ज़्यादातर बाकी शहरों से बच्चे अगर वो भागें या कुछ तो भाग जाते हैं, मेजॉरिटी जो आपको नज़र आते हैं मिसिंग चिल्ड्रन में, क्योंकि हम मिसिंग चिल्ड्रन का डेटा इकट्ठा करते हैं गुज़श्ता 16 सालों से, और हम जब फैमिली से बात करते हैं तो उसमें बच्चे किडनैप भी होते हैं, बच्चे ट्रैफिक भी होते हैं, और बच्चे रनअवे भी होते हैं। तो रनअवे की तादाद ज़्यादा है जो बड़ी उम्र के होते हैं। छोटी उम्र के जैसे अभी आप बता रही थी कि 2 साल का बच्चा तो ज़ाहिर रनअवे नहीं हो सकता, और वो किडनैप ही हुआ है। फिर जो नौमौलूद बच्चे जो गायब हो जाते हैं अस्पतालों से, तो ये एक पूरा एक जनरल फिनोमिना है, और ये लाहौर में अभी ज़्यादा लोगों ने नोट किया इसको, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें रेगुलर सरफेस करती रहती हैं। आप श्राइन्स पे चले जाएं, ये जो मज़ारों पे, उधर आपको मेले की जगह पे चले जाएं, उधर सारे आपको ये जो सर्कस होते हैं इनमें जो बच्चे यूज़ होते हैं, भीख मांगने में जो बच्चे यूज़ होते हैं। तो ये देखें, बेसिकली बात ये नहीं है कि किसी एक शहर में, ये सारे शहरों में। अभी जब रिसेंटली साल 1.5 साल पहले जो फिल्म बनी BBC टेलीविज़न ने बनाई थी, चैनल 4 ने, तो उसमें उन्होंने दी हिडन शेम के नाम से वो थी, उसमें स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं, अब्यूज़ होता है, जो कुछ होता है, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन कौन है? यही बच्चे जो भाग गए होते हैं या कहीं ना कहीं से आ गए, और उनको तो बात यह है कि ये किसी एक शहर का, किसी एक सूबे का फिनोमेना नहीं है। बट जो असल बात है वो ये है कि हमारी हुकूमतें इसको समाजी इंसाफ के हवाले से कोई इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। आपको पता है कि हमारे मुल्क में बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। आपको क्या पता कौन से गांव से कौन सा बच्चा गायब हो गया, किस शहर से कौन सा। अगर ये तो देखिए ना, बर्थ रजिस्ट्रेशन होगी तो आपको पता चलेगा कि बच्चा ट्रैफिक हो गया, एक बच्चा गायब हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग का सिस्टम कहाँ है हमारे पास? और पुलिस टोटली अनट्रेंड है। पुलिस को आपने 0 से लेकर 100 तक की वो दी हुई कि पानी भी उन्होंने ला के देना है, और सारी VIP की ड्यूटी भी उन्होंने करनी है, और ट्रैफिक भी उन्होंने, हर चीज़ उन्होंने करनी है। तो बेसिकली ये जो समाजी इश्यूज़ हैं, जो विमेन के, चिल्ड्रन के, वायलेंस के, किडनैपिंग के या ट्रैफिकिंग के, इस पे तो ट्रेनिंग ही कोई पुलिस की नहीं है, और वो करना भी नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, इस पे हम वापस चलते हैं लाहौर में। कामरान साहब, आपके साथ अबू हाशमी मौजूद हैं इस वक्त। मैं चाहती हूँ ज़रा आप उनसे भी पूछिए, बादामी बाग के हवाले से भी बता रहे थे, और लाहौर के बारे में जो फ्रीक्वेंट ये मामलात हो रहे हैं, कुछ सामने आया है? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ सामने आया हो? कुछ बच्चे जो रिकवर हुए हों, उनके वालिदैन से बात करके या बच्चों से बात करके पता चला हो कि लेकर कौन गया था इनको?
जी हमारे साथ मौजूद हैं अबू हाशमी। हम उनसे जानते हैं कि ये सिचुएशन क्या है यहाँ पे बादामी बाग में, लाहौर में क्या हो रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं आखिर किडनैप होकर, जो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन हैं? सबसे पहले मैं आज टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बादामी बाग जैसे इलाके को हाईलाइट किया जा रहा है जहाँ पे इस तरह के वाक़यात मामूल के मुताबिक होते हैं। हमारे पास मैं सोशल वर्कर हूँ और हम इंडिविजुअल काम करते हैं। पिछले दिनों की बात है, 20 जुलाई को एक लड़का सफियान 3:30 बजे घर से निकला है, खाना खा के वापस ड्यूटी पे जा रहा था अपने काम पे, तो उसको रास्ते से अगवा कर लिया गया। रात को उसके वालिद को फ़ोन आया फैसलाबाद से कि आपका बेटा नींद बेहोशी की हालत में पाया गया है, लिहाजा आप इसको आकर ले जाएँ। जब मुझे ये इस बात का इल्म हुआ तो मैं SP सिटी नवीद साहब से मुलाकात की और उनको सारी डिटेल बताई कि इस तरह हुआ है और बच्चा हमारा मिल गया है। इलाके का बच्चा हमारा बच्चा ही, हम इस इलाके में रहते हैं, तो लिहाजा वो बच्चा जब वापस आता है तो इंक्वायरी करें कि वो हुलिया वगैरह बताता है तो इसकी डिटेल लेके स्केच वगैरह बना के इसको इन्फॉर्म करें अथॉरिटीज़ को ना। तो वो लड़का आया, मैंने सारा उसका इंटरव्यू वगैरह लिया, तमाम डिटेल ले ली और आज तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि पुलिस वाले मुझसे रब्ता करेंगे। लड़के ने क्या डिटेल बताई? से पूछेंगे कौन लेकर गया था उसको, किस तरह हुआ। उस लड़के ने क्या डिटेल्स बताई? उसने ये बताया कि मैं जब गली में जा रहा था, वो इसी इलाके का रहने वाला है बदकिस्मती से, तो एक आदमी ने एड्रेस पूछा मुझसे और बैग पहना हुआ था, उसने छोटी छोटी दाढ़ी थी, जवान सा था और बस इतना जेब में उसने हाथ डाला है, कोई चीज़ निकाल लिया, उसके बाद मुझे होश नहीं आई। जब होश आई तो वो खंडरियाला फैसलाबाद में मौजूद, खुड़िया वाला फैसलाबाद में मौजूद था और वहाँ लोगों ने जब उसको देखा, एक गाड़ी गई है, उन लोगों का कहना है फैसलाबाद वालों का कि एक गाड़ी इसको उतार के चली गई है। अब वो केस बिल्कुल इंडिविजुअली डिफरेंट है इन केसेस से कि वो उठा के ले गए हैं, फैसलाबाद जाके छोड़ दिया है। इस पे बिल्कुल इंक्वायरी नहीं हो रही कि बादामी बाग के इलाके को क्यों फोकस किया गया है और क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग, किसी को मार रहे हैं, किसी को अगवा करके छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम वापस आपकी तरफ आते हैं कामरान साहब। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो अभी ज़िया साहब कह रहे थे कि ये मामला सिर्फ पंजाब में नहीं है, ये सिंध में भी है, लेकिन ये रिपोर्ट शायद उस तरह से नहीं होते हैं। नहीं, रिपोर्ट भी होते हैं बट वो उसकी हाइप जो है ना उस वक्त होती है जब ऊपर नीचे बहुत सारे वाकयात होते हैं। ओके, हम इसको भी कंटिन्यू करते हैं और फिर हम सबको क्या करने की ज़रूरत है ज़रा इस पर भी आगाही दीजिएगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। ज़िया अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लाहौर में हमारे रिपोर्टर भी हैं, उनके साथ एक फ़ैमिली भी है जिनका बच्चा अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो गायब हुआ था। 7 साल का बच्चा घर से बाहर अपने लिए कुछ लेने गया था और उसके बाद कभी नहीं लौटा। हम इस पूरे मामले को, जो कि लाहौर में या पंजाब में अभी एक हाइप क्रिएट हुई है कि बच्चे गायब होते जा रहे हैं और एक महीने में जो नंबर बताया गया है वो 600-700 के दरमियान का कोई नंबर है, क्या वजह हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िया अवान साहब से भी हम डिस्कशन कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हमेशा ये रही हैं चीज़ें लेकिन अब वाक़यात ज़्यादा होने लगे हैं। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चों के जो वाक़यात हैं उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि हमारे यहाँ पुलिसिंग में, चाहे पूरे पाकिस्तान में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर प्रोविंस, के पुलिसिंग में इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस है ही नहीं। अच्छा, आप मुझे, मैं यहाँ जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर वो सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, KP में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, अगर कोई बच्चा उनका गुम जाए, ट्रैफिकिंग हो जाए या कोई बच्चे के साथ कुछ हो जाए तो कोई स्पेशलाइज किस्म के इदारे नहीं है। पंजाब में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है जो अपने तई जितना भी काम कर सकता है, लेकिन सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनी है, मैं खुद भी उसका मेंबर हूँ, लेकिन उसकी मीटिंग्स ही नहीं होती, वो उसका अभी तक कोई सिस्टम ही नहीं बना है और हम अपने पूरे सिंध के बच्चों को भी नहीं देख पा रहे। तो बात ये नहीं है कि हम इसको एक पॉलिटिकल अंदाज में नहीं, बजाय इसको ह्यूमैनिटेरियन अंदाज में देखें कि बच्चे सोल्यूशन कैसे होगा। देखिए, सोल्यूशन तो यह है कि बच्चे चूंकि कमज़ोर होते हैं तो लोग अपनी दुश्मनियाँ, फिर बच्चे वल्नरेबल होते हैं, बच्चों का कोई खौफ और हरास भी फैलाया जा रहा है, खौफ और हरास भी हो सकता है। ट्रैकिंग का सिस्टम कोई नहीं है बच्चों का, मैंने जैसे पहले बताया, तो हमें पता ही नहीं चलता कौन सा बच्चा कहाँ चला गया। जो आप कह रही थी, बार बार सही कह रही थी कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि बच्चे रेंट किए जाते हैं, रेंट करके उनको लेके जाते हैं क्या कहते हैं, हज पे और उम्रे पे, और वहाँ भीख मंगवाते हैं, वहाँ गायब हो जाते हैं लोग, औरतें भी जाती हैं,
ठीक है ना, वो पूरे गैंग्स यहाँ काम करते हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? फिर इसी तरह यही बच्चे जो हैं वो, ये तो अच्छी बात है कि पंजाब में कम से कम चीफ मिनिस्टर ने बेस बदल के जाके और चीज़ें वहाँ पे जो भट्टे पे जो मजदूर काम करते थे वो उनको ख़त्म किया, और ये बहुत बड़ा कदम है। मैं देखें जो बहुत बड़ा कदम है, जिस तरह आपने बताया कि वो भेस बदल के बकाया जी जो पॉजिटिव खुद जाते थे, जो पॉजिटिव बात है वो करनी चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है, बच्चों के लिए हमें पुलिस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम की ज़रूरत है। वो सिंध में भी ज़रूरत है, केपी में भी ज़रूरत है, क्योंकि केपी पे भी कई डॉक्यूमेंट्रीज अभी बन चुकी हैं, और उस डॉक्यूमेंट्री में इमरान ने कहा था कि मैं उन दिनों धरने का टाइम था जब वो फिल्म बन रही थी, और धरने के बाद उन्होंने कहा मैं 3 महीने के अंदर अंदर टास्क फोर्स बनाऊंगा। आज तक वो टास्क फोर्स हमें नजर नहीं आई केपी में। और इसी तरह सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वो अबैंडन पड़ी हुई है एक तरह से। ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है या नहीं है, इस पे हम पुलिस का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। हमारे साथ हमारी अगली मेहमान मौजूद होंगी। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। वेलकम बैक। हमारी वापसी हो चुकी है और बच्चों के अगवा के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त पंजाब का एक बड़ा मसला है, लाहौर का स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ पर भी एक स्पॉट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, बादामी बाग को, जहाँ से बच्चे मुतवातर गायब हो रहे हैं। हमारे साथ ज़ियावान साहब मौजूद हैं, लाहौर में हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं, उनके साथ एक विक्टिम की फैमिली भी है, कुछ और लोग भी हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है SP शहला कुरैशी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शहला? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आपका बेहद शुक्रिया। और आपने एक अच्छे मौजू के ऊपर यहाँ पे इंतखाब किया और उस पर गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है। तो लेकिन आपके आने से पहले हमारे रिपोर्टर भी जो बात कर रहे थे या हम भी आपस में बात कर रहे थे, तो उसमें पुलिस के रोल को बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल बनाया गया है, क्योंकि ये वाकयात हो रहे हैं लेकिन ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। हमेशा से ही पुलिस जो है वो क्वेश्चनेबल ही रहती है, जितना भी काम कर ले वो कम ही रहता है। हाँ, तो आपकी कोई रिसर्च, कोई ऐसी चीज़ जो आपने देखी हो इन तमाम मामलात पे, क्योंकि यहाँ से भी स्टेटमेंट्स बहुत जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी उस पर स्टेटमेंट दिया कि जी इतने लोग गायब हो रहे हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी मुतहरिक है पुलिस, तो क्या कोई चीज़ सामने आई है, कोई रिसर्च, कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहें? देखें, बच्चों की जो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं इसकी, बच्चे घर से भागते क्यों हैं, या अगर वो प्लेग्राउंड्स में गए तो उन्हें उठाने वाले माफिया कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी आप देखें हमारे यहाँ पे भी जो इस तरह की क्राउडी प्लेसेस हैं, जैसे पार्क्स वगैरह हैं, यहाँ से भी बच्चे मिस हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पेरेंट्स की कि आप बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करें, और अगर आप घूमने फिरने गए तो बच्चों का खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ बूझ नहीं होती कि आप उनको जो है वो छोड़ दें और वो इधर उधर ऐसे ही, वो अब माहौल नहीं रहा कि आप जो है वो छोड़ दिया, बच्चे खुद ही लौट के शाम में घर आ जाएंगे। तो जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है उसके अंदर पेरेंट्स को कॉशियस होना ज़रूरी है। सेकेंडली, जो इस तरह के लोग हार्बर्स आपको नज़र आते हैं इलाकों के अंदर, उनके ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, जो ये काम करते हैं। और ये बाकायदा चैनलाइज्ड होता है, कोई ये इस तरह से नहीं है कि आज आया कोई उठा के ऐसे ही ले गया, ये बच्चा खो गया, खोता नहीं है। अगर वैसे ही वो मिस हो जाए, इधर उधर हो जाए, वो ऐलान करें आप पार्क्स में या उधर मिल जाता है या मसाजिद में। लेकिन अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें बच्चों को जो है वो ऊंट रेस के अंदर पीछे बांध दिया जाता है, उसको लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को अगवा करके फिर उसको जो है वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग करके भीख मंगवाना, हाथ पांव काट देना, माजूर कर देना। इवन दो आपने जहाँ तक रिसर्च की बात की उसमें ये मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि बच्चों को जो है वो एक डिजीज़ होती है, जेनेटिक डिजीज़ होती है, उसे कहते हैं माइक्रोसेफेली। पैदाइश की बाद बच्चे का दिमाग नहीं बढ़ता, जिस्म बढ़ जाता है। हाँ, और ऐसे बच्चे ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, तकरीबन 15 से 20 साल के बाद वो उनकी लास्ट वो एज प्रेडिक्टेबिलिटी है। सो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको हेलमेट्स पहना दिए जाते हैं लोहे के, जब वो छोटे अर्ली एज में उनको किडनैप कर लिया जाता है ताकि उनका सर बड़ा ना हो। पेरेंट्स उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते कि ये बच्चा तो हमारा, ऐसा हेड छोटे हो जाते हैं। दैट सीम्स के वो माइक्रोसेफेली डिजीज़ है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। वो उनको बनाया जाता है या हाथ पांव काट दिए जाते हैं माजूर करके, फिर उन्हें एक कह लें कि निशान बना देते हैं और वो माजूर करके मुआशरे के लोग तरस खा के उनको। लेकिन देखिए ये बातें तो सुनते हुए ही इतनी तकलीफ हो रही है, तो फिर इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? व्हेन पीपल लाइक यू सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम अपने तौर पे अपना किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कहीं हमें ऐसा कोई इंसिडेंट, कल भी एक बच्ची हमें एयरपोर्ट से मिली है गुमशुदा, और वो हमारे पास मौजूद है, हमने उसे टीवी पर भी दिया है ताकि वो नजर आए। और किसी के भी पेरेंट्स लाइक लास्ट टाइम हुआ था केस, तो किसी ने कांटेक्ट किया? बिल्कुल, अभी तक किसी ने नहीं किया। जैसे ही कोई देखेगा, लास्ट टाइम भी एक इसी तरह से हुआ था तकरीबन 6 महीने पहले, और वो बच्ची हमने टीवी पर उसको दिया एडवर्टाइजमेंट में, वो आया, उसने डिस्प्ले किया मुख्तलिफ उसके अंदर, तो उसके पेरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया नॉर्थ नमजाबाद ब्लॉक ए से, तो वो उस तरफ से, और वो कहते हैं बच्ची घर से बस खेलने निकली थी। इसके अलावा और केसेस मेरे पास नॉलेज में आए, उसमें ये आया बच्ची को दूध पिला रही थी,
पिलाते पिलाते घर से ले गई। माँ ने उसको आया को दिया, फीडर बना के उसे पिला रही थी, गोद में रोने लगी, हिलाने लगी, बाहर ले गई और उसके बाद वो मिली नहीं। फिर उसके हमने जो नंबर था आया का 10,000 रुपये पे उसने उसको रेंट उसमें रखा हुआ था अपने घर पे, नौकरानी थी वो, और वो बच्चे को लेके गई तो उसकी जामशोरों की लोकेशन आ रही थी। और वो करते करते 1 महीने के बाद वो मिली, उसके पीछे हमने बहुत एफर्ट्स की और वो जाकर के आज़ाद जम्मू कश्मीर से मिली है। तो वो इस तरह यहाँ रखते ही नहीं है, कॉल कहीं से आ रही और फिर ये उस पर से कॉल आने लगी कि बच्ची को चाहिए तो मुझे 15,000 का ईजी वो पैसा करा दो, ईजी पैसा के जरिए पैसे दे दो तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। तो वो कर ही नहीं। अब जिस नंबर से कॉल आए वो आ रही है FB एरिया की लोकेशन। तो इस तरह से बहुत ज्यादा वो करते हैं कि पता नहीं है कहाँ बच्ची। जैसे इसके बेटे टांग चले गए और हर जगह नाके लगे हैं, मैं और आप जाएं तो हमारी गाड़ियां चेक होती हैं, राइट, लेकिन इस तरह के लोग चले जाते हैं। तो ये सारा जो देखें ओवरऑल लॉ इन्फोर्समेंट देखें, गैंग काम कर रहे होते हैं, गैंग बहुत स्मार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसके अगेंस्ट जो लॉ इन्फोर्सर्स की कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, वो स्ट्रैटेजी नहीं है। हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तो हम लोग तनकीद नहीं कर रहे होते, हम बात कर रहे होते हैं कि जहाँ जहाँ लूप होल्स हमें बीइंग ह्यूमन राइट्स कम्युनिटी के हमारा काम है कि हम उसको देखें। हम डिफेंड करने की बात नहीं है, जो अच्छा काम करेगा हम बोलेंगे अच्छा काम करेगा, हाँ, ठीक है ना। बात ये है कि ये शैला साहिबा को भी पता है कि पुलिसिंग के पूरे सिस्टम के अंदर मैं कई दफ़ा जितने IGs आए मैंने उनसे बात की है जी, और कुछ तो हमारे दोस्त भी रहे, तो हमने कहा यार और कुछ ना करो, अपने हेडक्वार्टर में और अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे एक सिटीजन्स के साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, कोई मीडिया के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो मिलके एक कमेटी बना के आप इन चीज़ों को कि कोई कॉल आए, देखिए लोग FIR नहीं करती, लोग कोर्ट में जा रहे होते हैं, क्यों जा रहे होते हैं? थाना काम नहीं कर रहा, लोग थाने में नहीं जाना चाहते। थाना इज नॉट द प्लेस फॉर पब्लिक, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये कितना भी डिफेंड कर लें, लेकिन बात यह है कि वो अभी पब्लिक फ्रेंडली नहीं बना है, और अगर थाने में नहीं जा सकते तो कहाँ जाए? अच्छा शैला साहब बताएं मुझे, सिंध में अगर बच्चा कोई ट्रैफिकिंग हो जाए, बच्चा गुम जाए, बच्चे की कोई एकदम से कोई एक ऐसी चीज सिचुएशन डेवलप हो जाए तो कहाँ जाए? देखें इसमें 2 सिचुएशन है। बच्चा पहले तो एज डिटरमिन करनी, ज्यादातर लड़कियां एज को छोड़ें, कहाँ जाए? ठीक है, इसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन डेस्क पूरे सिंध के अंदर 17 है, और इंटीरियर सिंध के अंदर तो वो वर्क कर रहे हैं, सखर के अंदर, हैदराबाद में, 9 शहरों में, लेकिन कराची के अंदर जो है वो क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन है तो लोग डायरेक्टली आ जाते हैं। कल हमारी एक मीटिंग भी हुई थी चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट की तरफ से, तो उसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, पूरे सिंध की NGOs भी थी, वो सारी वहाँ पर डिस्कशन हुई कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अगर कोई इस तरह के लोग आते हैं तो वो शेल्टर हाउसेज में एट दी अर्लीस्ट ये होता है, घर से निकाल दिया या बच्चा खो गया तो वो पुलिस स्टेशन तो आता है, लेकिन आने के बाद जहाँ तक आपकी बात है कि उसे फैसिलिटेट नहीं किया जाता, तो इस चीज़ पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है कि लोग डेटरेंस तो फील करते हैं, लेकिन अगर पुलिस के साथ एनवायरनमेंट है, कमिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। देखें ट्रेंड ही नहीं है, बच्चा अगर गुम जाए, हम तो देखें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 16 साल से फिगर जमा करती है, हम 16 साल से मिसिंग चिल्ड्रन पे और बच्चे जो अब्यूज होते हैं उनके साथ हम काम करते हैं, हमारे पास रेगुलरली पेरेंट्स आते हैं। एक बात जो आपने कही वो बिल्कुल ठीक थी। अब जैसे हमने 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मज़ार-ए-कायद पे जब 23 मार्च को या 14 अगस्त को अगर वो कोई ऐसा जैसे बरी इमाम का मेला है या दाता दरबार का मेला है या हक बाऊ का, बहुत सारे आपको पता है, बाबा फरीद का, तो उसमें लोग आते हैं, अच्छा उसमें बच्चे गुम जाते हैं। ये बात सही है कि माँ बाप, रश बहुत होता है, वो गुम जाते हैं, फिर मिल भी जाते हैं, उनमें से फिर 1% ऐसा होता है या 2% ऐसे होते हैं कि जो नहीं मिलते, लेकिन मेजॉरिटी मिल जाते हैं। अब ये गुमने का तो फिगर मौजूद है, लेकिन जो मिलने का फिगर है वो कोई ना पुलिस डिपार्टमेंट दे रही है, देना चाहिए इनको। अब आज मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई पंजाब में उन्होंने कहा कि मेजॉरिटी बच्चे मिल गए, ठीक है ना, कुछ बच्चे गुम गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। जो तो नंबर तो पता चले ना, डेटा मिलने की बात कर रहे हैं कि डेटा है ना, तो हमारे यहाँ तो आबादी नहीं पता टोटल कितनी है, यही तो बात है, एस्टिमेट पे चल रहे हैं ना, सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। हम लाहौर आपको लेकर चल रहे हैं, कामरान हमारे रिपोर्टर वहाँ पर है। अच्छा कामरान साहब, आपके साथ अबू हाशमी भी मौजूद हैं, नसीर साहब भी मौजूद हैं, ज़रा इनसे हमें पूछ के बताइए कि इलाका मकीन क्या अपनी मदद आपके तहत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे इस तरह के जुर्म को रोकने के लिए कुछ खुद से स्टेप्स ले रहे हैं? जी अबू हाशमी साहब, यहाँ के लोग खुद कुछ अपनी मदद आपके तहत क्या कर रहे हैं, किस तरह इस जराइम को रोकने के लिए? जराइम रोकना तो बहुत मुश्किल है, ये सारा पुलिस का काम होता है, और पुलिस वाला कोई इतना इंस्पेक्टर या DSP कोई ऐसा पावरफुल नहीं है जो इन क्राइम को कंट्रोल कर सके। दूसरा ये कि मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये लोग डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। जिस बच्चे से इनको उम्मीद थी कि ये बच्चे को पढ़ा कर ये इनका सहारा बनेगा, ये सहारा इनका छीन चुका है।
कोई अदारा, कोई NGO या गवर्नमेंट का कोई आदमी इनकी फिनेंशियली मदद करने के लिए नहीं आया, बल्कि 1 रुपया भी नहीं दिया, एक आटे का तोड़ा भी नहीं दिया। तो बाकी यहाँ तक क्राइम कंट्रोल का, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट आदमी चाहिए, SHO और DSP, जो इलाके को नखेल डाल दे। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर 2-3 पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी जाए कि इलाके की इन्वेस्टिगेशन हर घर की जाए, किराएदारों का पता किया जाए, ये लोग कौन है, जो क्राइम बदामी बाग में इतना होता है, तो वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कोई चक्कर ही नहीं है। हम लोगों की ड्यूटी लगा दें कि आपको ये इलाका सौंप दिया जाता है, आप इस इलाके की पूरी इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट दे दें, 2-4 टीमें बना दें। मैंने ये मशवरा भी दिया उनको, SHO साहब को, कभी टीमें बना दें आप अपनी सरपरस्ती में, हम हाजिर हैं, फ्री कॉस्ट काम करेंगे, आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, आप उस पर एक्शन लें। जी, दूसरा कम्युनिटी सर्वेलेंस की बात कर रहे हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स बनाने, सुप्रीम कोर्ट में पेश करने तक महदूद है। लेकिन जिस तरह हमारे साथ शफीक साहब मौजूद हैं, उमैर की फैमिली है, इस तरह लाहौर में सैकड़ों फैमिलियाँ हैं जो इस दर्द से गुजर रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिपोर्ट पेश की जाए, पुलिस किसी वाक़े को तस्लीम करे ना करे, उसकी वजूहात डोमेस्टिक हैं या क्या हैं, पुलिस जो कुछ भी कहे, लेकिन इन फैमिलीज़ को ये मुसलसल दर्द से गुजर रहे हैं और इनका यही कहना है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और इस तरह के मुस्तकबिल में जो वाक़यात हैं उनको भी रोका जाए, ताकि इनके मज़ीद जो बच्चे हैं वो इस तरह के हादसात से बच सकें। अच्छा कामरान, एक और बात, अभी आप कुछ देर पहले शफीक साहब की वाइफ से बात कर रहे थे जिनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, बहुत अफसोस के साथ, और इन्होंने, वालदा ने बताया कि जी बच्चा घर के दरवाजे से ही गायब हो गया है। अब जो इस तरह के मामलात होते हैं उसमें ये भी शुबा होता है कि कोई फैमिली मेंबर, कोई जान पहचान वाला इन्वॉल्व है, क्योंकि बच्चे भी आजकल, हाँ, सही होता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा किसी के साथ भी कहीं भी चला गया और शोर की आपको आवाज़ नहीं आई या किसी चीज़ का पता नहीं चला, घर से दूर है चलो तो समझ में आता है, लेकिन घर के इतना करीब है, तो क्या इनको किसी पे शुबा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ इनके जहन में नहीं है, या बच्चे का कहीं खास आना जाना होता हो, उसके कोई खास दोस्त हो, कोई मोहल्ले में ऐसा घर हो जहां उसका खास जाना हो? पुलिस ने सिर्फ FIR दर्ज की है, उसके बाद जब बॉडी मिली है तब इनके साथ कांटेक्ट किया है, बॉडी को शनाख्त किया गया है। उसके बाद किसी ने भी, किसी पुलिस ऑफिसर्स ने, कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है उसने, या कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल यहाँ पे काफ़ी सारे लाहौर में बनाए गए हैं, किसी ने रब्ता नहीं किया, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन के बारे में ताहाल इन्हें बताया गया, कोई अपडेट नहीं है अभी तक। इनके वालिदैन को भी नहीं पता, ये लोग खुद मेहनत मजदूरी करते हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल है कि ये बार बार पुलिस ऑफिसर्स के पास जाएं और बार बार उनसे पूछें, और पुलिस ऑफिसर्स या जो कंसर्न पुलिस है उसको भी किसी को, आप इनसे भी पूछिए शफीक साहब से और उनकी बेगम से कि किसी पे शक है कि बच्चा घर के बाहर से गायब हो गया, कोई पड़ोसी पे, किसी रिश्तेदार पे, किसी दोस्त पे, किसी पे भी कोई जहन में आता है इनके? आपको आवाज आ रही है कामरान साहब? देखें, जो ये बात कर रहे हैं ना, ये दो बातें अभी आई हैं सामने। एक जो बादामी बाग के जो सोशल वर्कर हैं वो जो बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे हैं कि हमें कम्युनिटी सर्वेलेंस सिटीजन्स को पुलिस के साथ करनी चाहिए और इसको हर बंदा मानेगा। शैला साहिबा मानेंगे, हर एक का आइडियल है, ये सिस्टम नहीं बना सकती। शैला अब बैठी हैं, DSP हैं माशाल्लाह, ये सिस्टम नहीं बना सकती, ये SP है, सॉरी मैं बात ये है कि ये सिस्टम नहीं बना सकती, ये इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, ठीक है ना, इम्प्लीमेंटर है। अब उनमें होता है कि कुछ बहादुर पुलिस ऑफिसर्स हैं, फीमेल में, मेल में, वो अपने इलाकों में एक चीज क्रिएट करते हैं जो ये बंदा भी बोल रहा था, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, सिस्टम होने चाहिए, और उसमें जो ऐसे लोग जो कि बहुत बहादुरी से काम करते हैं उनको इनामात भी मिलने चाहिए। हम इस बात पे एग्री करते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि जो दूसरी बात अभी कही कामरान साहब ने और आपने भी जो सवाल किया, वो ये है कि इन्वेस्टिगेशन नाम की चीज़ नहीं है। आप कितने इदारे बना लें, इन्वेस्टिगेशन उस तरह की नहीं हो रही। जो चीज़ें आप देखें ना, यहाँ लाखों रुपए के कैमरे लगे कि सर्वेलेंस करेंगे, पता चला वो कैमरे ही फॉल्टी थे, और जो कैमरा जो जब जरूरत थी तो उस वक्त वो बंद था, जो 2 फौजी मार दिए। तो बात सारी ये है कि आपको पूरे, आपने जो अभी बात की बहुत सही की कि पूरे सिस्टम के ओवरऑलिंग की जरूरत है, क्योंकि पुलिस सबसे सामने फर्स्ट कांटेक्ट है, तो हमारी तनकीद उनकी तरफ जाती है, बट उनको पीछे सपोर्ट करने वाले, उनमें जो स्मार्ट पुलिस ऑफिसर हैं उनको आप प्रोटोकॉल पे लगा देते हैं। जैसे शहर के अंदर सेंट्रल पुलिस सिटी, यहाँ पे सिटीजन्स पुलिस लाइजॉन कमेटी मौजूद है। इसके अलावा इंडिविजुअली हर थाने के अंदर भी जो है वो इस तरह की डेस्क बनी हुई होती है जहाँ पे लोग आकर एनजीओ नहीं है। देखें शैला साहबा, ये तो हम और आप साउथ के अंदर मैं तकरीबन 3 साल से सर्व कर रही हूं। मुझे इसको हम, मेरा ख्याल है, हमें सिर्फ आप डिफेंड ना किया करें प्लीज। देखें, आप एक स्मार्ट ऑफिसर हैं, आप एक स्मार्ट ऑफिसर हैं, और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो इस रैंक पे जो पुलिस ऑफिसर्स आते हैं वो खुल के बात करें कि भाई हमारे पास इतना काम है
कि हम प्रायोरिटी पे कौन सी चीजों को रखें। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं बच्चे कि इसके लिए अलग सेल होने चाहिए। हीनियस ऑफेंस है और इसके लिए ऑलरेडी सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी काम कर रही है। आपको 5-6 साल पहले, 8 साल पहले तक आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होता था मिसिंग चिल्ड्रन का। आपका वो चार्ट जो बना हुआ जाता है ना थाने से, वो ही नहीं था। अच्छा, लेकिन इनकी बात यहाँ साहब, इनकी बात यहाँ पर दुरुस्त है, जैसे CPLC का भी जिक्र कर रही है, लेकिन बात वही है शैला के लोग घूमते फिरते हुए टाइम बर्बाद करके, जाहिर है पहले खुद कोशिश करते हैं, फिर पुलिस के पास जाते हैं, फिर शायद उनको वहां पर तसल्ली नहीं होती, फिर कोई बताता है तो फिर वो जाते हैं CPLC के पास, फिर उनके पास भी जादू की छड़ी नहीं है, ऑब्वियसली वो भी टाइम लगता है कि वो सारी चीजें नहीं, ट्रेंड ही नहीं है लोग। हाँ, ट्रेन कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोशिश तो करते हैं, बच्चे जो देखे घूम जाते हैं ना, इसके मुताल्लिक कोई ट्रेनिंग लोगों की नहीं है कि भाई बच्चा जब घूमता है तो उसको क्विकली कैसे आप। मैंने एक आधे मिनट का ऐड देखा था एक दफ़ा कि एक ये ब्राज़ील का था या कहीं था, एक ऐड था कि उसमें एक बच्ची अपनी माँ के साथ उसमें बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है, छोटी बच्ची कोई 2-3 साल की, और जैसे ही वो जाती है तो वो माँ चीज़ें खरीद रही होती है, बच्ची पीछे से गायब हो जाती है। वो फ़ौरन उसे अलार्म दिया, फ़ौरन अलार्म होना चाहिए वो, जिससे हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जैसे ही बच्चा घूमे आपने फ़ौरन उसको जाके बताना, आपने वेट नहीं करना है। कि हमारे मुल्क में देखें ना, चीफ जस्टिस साहब भी 9 घंटे बाद बता रहे थे कि भाई मेरा बेटा निकल गया। बात यह है कि वो हमें फ़ौरन बताना है। अच्छा, उसके बताने से घर वालों को भी फौरन नहीं पता चलता ना। बताऊं नहीं, अब अगर बेटी या बेटा कोई भी चले स्कूल कॉलेज गया है, अब उसके आने के टाइम तक तो आपको पता नहीं है। हाँ, जब 2 साल का बच्चा घर के आगे से गया तो आपको फौरन अलार्म करना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होता है, वो उस एड में ये था कि वो उसने फौरन शोर मचाया तो उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए स्टोर के, और उसके बाद एक दरवाज़ा खुला रहा, उससे सारे लोग आ रहे थे। और आप वो उसमें ये बताया कि बच्ची को जब एक बंदा लेकर आ रहा था तो बच्ची को उसने गंजा कर दिया था उस वक्त तक, उसके कपड़े चेंज कर दिए, उसका बिल्कुल जो वो है फेस बिल्कुल हुलिया चेंज हो गया था। उस माँ ने उसको आंखों से जाके पहचाना है उस बच्चे को, वरना बच्ची भी निकल गई थी वहाँ से भी। तो बात यह है कि ये जो ऐसा काम है, जब बच्चा घूमता है तो उस पर फ़ौरन हमें जो है, और फिर पुलिस को भी चाहिए कि फ़ौरन हरकत में आए, और उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। हम इसीलिए कहते हैं कि हर शहर के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विमेन चिल्ड्रन का ऐसा सेक्शन बना दें जिसमें NGOs भी शामिल हों, उसमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हों, ताकि हम हेल्प आउट कर सकें। लेकिन काम हो। हाँ। देखिए ये बात है कि काम हो। पुलिस को तो जाहिर है नए सेंटर्स बनाने की बात करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग है हम उन्हें ठीक क्यों नहीं कर सकते, उनको भी करें, उन्हें इफेक्टिव बनाएं, उनको वहाँ पे NGOs की भी लोग आके बैठे और सिटीजन के साथ इंटरेक्शन करें। इवन दो हमें अपनी आबादी का नहीं पता हमारे इलाके में टोटल कितने लोग हैं, और फिर ये कसूर तो उन लोगों का है ना जो उन लोगों को हार्बर करते हैं, रेंट पे घर दे देते हैं, पता ही नहीं होता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ऐसे लोग जो दूसरे इलाकों से शिफ्ट होते हैं तो उन पे तो कड़ी नजर रखनी चाहिए, वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जिक्र किया कि आप मेड रखते हैं, बाकी ड्राइवर्स रखते हैं और लोग रखते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें, उनके प्रॉपर फोन या एड्रेस आपके पास होने चाहिए। ये भी नेग्लिजेंसी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, कहते हैं फलां के कहने पे रख लिया, उसके बाद फलां रिस्पांसिबल थोड़ी होता है। फलां बिल्कुल रिस्पांसिबल नहीं होता, और जो आपको उनको ढूंढने की लिए चीजों की जरूरत होती है वो यही होती है कि शनाख्ती कार्ड आपके पास हो, उनका मोबाइल नंबर आपके पास हो, या घर का पता हो, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला। ये मामला ऐसा है, बच्चों की जब बात आती है तो ऑब्वियसली हम सभी मेरे ख्याल में बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं, और जिस तरह लाहौर में फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई, उनकी वालदा जिस तरह रो रही थी, और जिस तरह छोटा सा 7 साल का बच्चा इस दुनिया से चला गया और इतनी तकलीफ़ से गया। तो बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग पेरेंट्स वो ज़रूर करनी चाहिए, या थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बाकी हमारी कोशिश यही होती है कि इस तरह के इदारे जैसे मददगार हेल्पलाइन है, या ज़िया साहब ख़ुद हैं, या फिर शहला हैं, या और भी बहुत बेहतर लोग हैं, बेहतर समझ रखने वाले लोग हैं, वो एक फ़ोरम पे इकट्ठे हों, कुछ सोचें और कुछ करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि लाहौर में भी ये मामला जल्द ख़त्म होंगे। बहुत शुक्रिया लाहौर से हमारे रिपोर्टर कामरान, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और आपके साथ साथ जितने और लोग यहाँ पर आए और इस बारे में कमेंट किया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।